हमारा एमसी हांस को ड्रैगन की लेयर ढूंढनी है, इससे पहले कि दो बड़े नोबल परिवार इस पर वॉर शुरू कर दें। इसीलिए वह अपनी कमजोर बॉडी को दिन ब दिन कॉम्पटन माउंटेन्स में घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है। दिखावा करता है कि वो बस जमीन का सर्वे कर रहा है, लेकिन असल में वह चुपचाप लेयर की तलाश कर रहा है, क्योंकि अगर उसके सर्वेंट्स को सच पता चल गया तो रूमर बहुत तेजी से फैल सकता है। घंटों सर्च करने के बाद हांस थक चुका है और वापस लौटने ही वाला होता है। तभी सोचों में डूबा हुआ उसका पैर फिसलता है। वह क्लिफ से नीचे गिर जाता है। सीने में तेज दर्द फट पड़ता है, हड्डियां चटकती हैं। वह आधे रास्ते में अटका हुआ है, खून से लथपथ और बिल्कुल अकेला। उसे पूरा यकीन है कि अब वो मरने वाला है। तभी उसकी नजर जाती है चट्टान की दीवार में छिपा हुआ एक ओपनिंग। वह घिसटते हुए अंदर जाता है और एक चौड़ा हॉल देखता है, जिसके बीचों बीच जमीन पर एक चमकता हुआ गोल्डन सर्कल बना है। जैसे ही वह उसमें कदम रखता है, उसके घाव भर जाते हैं और टूटी पसलियां ठीक हो जाती हैं। लेयर के अंदर गहराई में हांस को एक गोल्डन ड्रैगन मिलता है, और जैसे ही वह उसे छूता है, तेज रोशनी उसमें भर जाती है, उसे एक ड्रैगन हार्ट और नई पावर दे जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह ये सब पाए, कॉम्पटन माउंटेन रेंज में मौजूद एक मिलिट्री कैंप में रिपोर्ट्स आती हैं कि भारी बारिश की वजह से स्काउटिंग ऑपरेशंस में दिक्कत हो रही है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट दिशा से लाइट्स दिखने की खबर भी मिली है। साफ विजिबिलिटी न होने की वजह से सोल्जर्स मान लेते हैं कि ये लाइट्स मकार्थी के आदमियों की होंगी। इस कैंप का नेतृत्व कर रहा है एड्रियन वॉन कालिस्टा, जो काउंट ऑफ कालिस्टा है। ये रिपोर्ट मिलने के बाद काउंट खुद जानकारी वेरीफाई करने के लिए खड़ा हो जाता है। इस बीच सोल्जर्स पहले से ही अपनी हालत को लेकर शिकायत कर रहे हैं। वो किसी और की जमीन पर सिर्फ एक ड्रैगन जैसी रेयर चीज के लिए इतना कष्ट झेल रहे हैं। ऊपर से ये सब इसलिए हो रहा है ताकि काउंट टाउन्स और ड्यूक्स की नजर में फेवर पा सके। अफवाह ये भी है कि काउंट एक वेस्ट है, लेकिन सोल्जर्स को तसल्ली है कि कम से कम उसमें लड़ाई लीड करने की काबिलियत तो है। पर उन्हें नहीं पता कि वो गलत हैं। बैटल हेलमेट के नीचे जो इंसान है, वो असल में कलिस्टा नहीं है। वो हमारा एमसी हांस है, जो बचपन से कलिस्टा की सेवा करता आ रहा है। पहले वो होमवर्क में मदद करता था, लेकिन जल्द ही उसे स्वॉर्ड प्ले और बाकी चीजें सीखने को मजबूर किया गया। एड्रियन के पिता की मौत के बाद हांस पर काउंटी का मैनेजमेंट और दूसरे काम डाल दिए गए। धीरे धीरे हांस एड्रियन का डबल बन गया, जबकि असली एड्रियन शराब और औरतों में डूबा रहता था। और अब बैटलफील्ड में भी असली एड्रियन की जगह हंस ही है। हंस ने ये सब किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सच में युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा। हांस और सोल्जर्स आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां स्काउट्स ने लाइट्स देखी थी। विजिबिलिटी इतनी खराब है कि एक सोल्जर वापस कैंप लौटने का सुझाव देता है, लेकिन हांस आम लोगों की जिंदगी और मरने के बाद के लाइफ के बारे में सोचों में खोया हुआ है। जैसे ही वो लौटने की तैयारी करते हैं, अचानक एक सोल्जर को मार गिराया जाता है। तभी सबको समझ आता है कि वो एम्बुश में फंस चुके हैं। अफरा तफरी में हांस को पीछे से एक स्पीयर भेद देता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है, सोचता हुआ कि क्या यही उसका अंत है। उसे यकीन नहीं होता कि वो किसी और का स्टैंड इन बनकर ही मरने वाला है। धीरे धीरे बेहोशी में जाते हुए वो सोचता है कि क्या कोई दूसरी जिंदगी भी होती है, जहां वो किसी और की जगह नहीं बल्कि खुद बनकर जी सके। इसी सोच के साथ हांस आंखें बंद कर लेता है और सब खत्म हो जाता है। अचानक हांस आंखें खोलता है और देखता है कि एक मेड, मेलिन, उसके सामने घुटनों के बल बैठी रो रही है। उसे समझ नहीं आता कि मेड यहाँ क्यों है और वो इतनी छोटी भी क्यों लग रही है। हांस चौंक जाता है जब मेड उसे माय लॉर्ड कहकर भीख मांगती है। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े विप पर जाती है और चारों ओर देखकर उसे एहसास होता है कि वो एक रॉयल और बेहद खूबसूरत कमरे में है। वो आईने में देखता है और काउंट कलिस्टा का चेहरा दिखता है। वह तुरंत हाथ से केन गिरा देता है और अपना चेहरा पकड़ लेता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। वो दया भरी आंखों से मिलीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन मिलीन डर के मारे हाथ उठा लेती है, जैसे उसे मारा जाएगा। हंस रुक जाता है और उससे पूछता है कि अभी कौन सा साल है। मिलीन जवाब देती है कि साल 853 है। ये सुनकर हांस को जोर का झटका लगता है और उसे सब समझ आने लगता है। वो किसी तरह काउंट कलिस्टा के शरीर में आ गया है, अपने पुराने मास्टर के, और इसके साथ ही समय 15 साल पीछे चला गया है। यकीन न करते हुए हांस बिस्तर पर गिर पड़ता है, सोचता हुआ कि ये हकीकत है या सपना। वो एक शानदार कमरे में है, चारों तरफ चमकती चीजें हैं और काउंट का शरीर बेहद नरम और आरामदेह महसूस हो रहा है। वह नाजुक है क्योंकि उसने कभी भी अपने पिछले जीवन में लेबर से जुड़ा कोई काम नहीं किया था। हालात को समझने के लिए हांस मिलीन से कमरे से बाहर जाने को कहता है। जैसे ही लड़की बाहर जाती है, उसके पैरों के पीछे केन के साफ निशान दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि एड्रियन ने उसके साथ बार बार अब्यूज किया है। हांस बिस्तर पर गिर जाता है और मान लेता है कि एड्रियन इतिहास का सबसे खराब और सबसे वेस्टफुल लॉर्ड है। एड्रियन छोटी छोटी बातों पर अपने सर्वेंट्स को सजा देता था और उन्हें खिलौनों की तरह ट्रीट करता था।
जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, एड्रियन पूरी तरह से वेस्टफुल लाइफ में डूब गया। उन सब हालात में हांस ही था जो एड्रियन की हर गड़बड़ी को संभालता था। अचानक हांस को कुछ याद आता है और वह जल्दी से कमरे से बाहर भागता है। वह घर के एक कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन जो वह देखता है वो बिल्कुल अलग है। ये कमरा उसका होना चाहिए था, लेकिन अब इसे स्टोरेज रूम बना दिया गया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि ये वही कमरा है जहां उसने अपनी जिंदगी के 20 साल से ज्यादा बिताए थे। तभी वह सोच ही रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है कि एक सर्वेंट उसे पुकारता है। सर्वेंट क्लॉड पूछता है कि कास्टल लॉर्ड सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में क्या कर रहा है। क्लॉड हांस के लिए अजनबी नहीं है, क्योंकि वह उसके और मिलीन के साथ ही बड़ा हुआ था। वे उसके साथी थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे याद थे। हंस फिर क्लॉड से पूछता है कि सर्वेंट हंस कहाँ है, लेकिन ये सवाल क्लॉड को पूरी तरह हैरान कर देता है, क्योंकि उसने कभी किसी हंस नाम के इंसान के बारे में सुना ही नहीं था। हंस खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लॉड को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हंस को कड़वी सच्चाई समझ में आती है कि एड्रियन के शरीर में रीइंकार्नेशन होने का मतलब है कि इस दुनिया में हंस नाम का कोई इंसान मौजूद ही नहीं है। जल्द ही सर्वेंट्स के बीच लॉर्ड के अजीब व्यवहार की खबर फैलने लगती है। कुछ ने देखा कि वह सुबह जल्दी उठ रहा है, जो बहुत असामान्य है, क्योंकि वह आमतौर पर दोपहर में उठता था। दो मेड्स हांस के बारे में बातें कर रही होती हैं, तभी वह अचानक उनके पीछे आ जाता है, जिससे वे डर जाती हैं। वह उनसे माफी मांगता है और उनसे नैनी को बुलाने के लिए कहता है। अब 1 हफ्ता हो चुका है जब से हांस एड्रियन के शरीर में आया है। हांस समझ जाता है कि उसे ये सच मानना होगा कि अब वही एड्रियन है और उसे उसी की जिंदगी जीनी होगी। कुछ ही देर बाद नैनी उसे देखने आती है। नैनी को चिंता होती है कि हंस ठीक से सो नहीं रहा। हंस जवाब देता है कि वह मुश्किल से सो पाता है, आंखें बंद करता है, फिर भी खुली ही रहती हैं। फिर नैनी पूछती है कि क्या वह ब्रेकफास्ट तैयार कर दे, लेकिन हंस मना कर देता है। वह कहता है कि उसे पहले अपनी माँ से मिलने जाना है। ये सुनकर नैनी चौंक जाती है, लेकिन तुरंत मान लेती है कि ये एक अच्छा विचार है। हांस अपनी माँ के चेम्बर्स की ओर जाता है और जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता है, उसकी बहन रिजाइना और माँ ओवेन दोनों उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। रिजाइना को मजबूरन पूछना पड़ता है कि वह इतनी सुबह यहाँ क्या करने आया है। ओवेन अपनी बेटी को डांटती है कि ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है, लेकिन फिर कहती है कि इसमें उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि एड्रियन ने कभी अपने परिवार की परवाह ही नहीं की। दोलिज़ोवर्टू ओवेन जल्दी से अपने बेटे को अंदर बुलाती है और कहती है कि उसे देखकर वह खुश है। दरअसल 3 साल पहले पुराने काउंट की मौत के बाद ओवेन सदमे में बीमार पड़ गई थी और बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी। एड्रियन, ओवेन और रेजिना ही अब हाउस कलिस्टा में बचे हैं। रोजनबाउम एम्पायर के एक दूर दराज इलाके में होने के बावजूद कलिस्टा परिवार पहले काफी अमीर था, लेकिन पुराने काउंट की मौत के बाद परिवार की सारी रौनक खत्म हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने ही ट्रूप्स किराए पर देने पड़े ताकि घर में खाने को कुछ आ सके। भविष्य में जहां से हांस आया था, वहां ओवेन बाद में मर जाती है और रेजिना पर कर्ज में डूबा हुआ पूरा हाउस छोड़ दिया जाता है। हांस अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह अब ज्यादा बार मिलने आएगा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसे बार बार आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि एस्टेट संभालना पहले से ही बहुत स्ट्रेसफुल है। ओवेन के कमरे से निकलने के बाद हांस तय करता है कि वह पूरी ताकत से एस्टेट को सही तरीके से संभालेगा। तभी बटलर आलमन उसे बताता है कि मिस्टर फ्लिन उससे मिलने आए हैं। ये सुनकर हांस को याद आता है कि इसी समय के आसपास एक बटलर था जो एड्रियन की सेवा करता था और उसका नाम आलमन ही था। वह एक बहुत लॉयल बटलर था जो हमेशा सर्वेंट्स के हितों की रक्षा करता था। वह अपने ही शरीर से सर्वेंट्स को बचाता था जब भी एड्रियन उन्हें चोट पहुंचाता था। एड्रियन ने कभी उसकी जिंदगी आसान नहीं बनाई, फिर भी वह वफादार रहा। लेकिन इसी समय के आसपास उसने इस्तीफा दे दिया और एक नया बटलर रखा गया जिसका नाम सिड था। सिड सबसे घटिया बटलर था क्योंकि वह बेहद इनकॉम्पिटेंट था और उसने परिवार की फाइनेंसेस को बर्बाद करने में भी मदद की। चूंकि अब आलमन के जाने का समय आ रहा है, हांस पहले से ही उसे रोकने का तरीका सोचने लगता है। इसी बीच हांस फ्लिन से मिलने की व्यवस्था करता है। फ्लिन कलिस्टा टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है। फ्लिन भी एक बुरा इंसान था जो सर्वेंट्स के साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। वह उन्हें ऐसे पीटता था जैसे वो उसके गुलाम हो। हांस जानना चाहता है कि फ्लिन क्या कहेगा और जैसा कि उसे उम्मीद थी, फ्लिन बताता है कि उसने आलमन के लिए एक सूटेबल रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। वह चाहता है कि बिना समय बर्बाद किए आलमन को हटा दिया जाए। फ्लिन की बातें सुनकर हांस हैरान रह जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे याद था, फ्लिन एक आदमी की सिफारिश करता है जिसका नाम सिड है। फ्लिन दावा करता है कि सिड बहुत काबिल है और वह उसके लिए भाई जैसा है। इससे पहले कि फ्लिन कुछ और बोले,
हांस उसे चुप रहने को कह देता है। हांस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लेता है। फ्लिन से पूछता है कि क्या उसने सच में सही सुना है, क्या फ्लिन सच में आलमन को निकालने की योजना बना रहा है। जब फ्लिन को लगता है कि हांस सब कुछ गलत समझ रहा है तो वह इस गड़बड़ी का दोष खुद पर डालता है। फिर वह अपने अंदर वाले पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ निकालता है। वह हांस का हाथ पकड़कर उसमें 10 गोल्ड कॉइन्स रख देता है। ये देखकर हांस को जबरदस्त झटका लगता है और उसे घिन महसूस होती है। फ्लिन कहता है कि वह नहीं चाहता कि लड़का अपने हाथ गंदे करे जो होने वाला है उससे। उसके पास पहले से ही एम्बेजलमेंट का एक आसान आरोप लगाकर सब निपटाने की योजना है। हमेशा की तरह फ्लिन हांस से कहता है कि उसने रिकॉर्ड्स पहले ही तैयार कर रखे हैं। हांस चुपचाप अपनी हथेली में पड़े 10 गोल्ड कॉइन्स को घूरता रहता है। आमतौर पर एक गरीब परिवार 10 सिल्वर में पूरा महीना गुजार लेता है, यानी 10 गोल्ड कॉइन्स एक कॉमनर के लिए लगभग 20 महीनों का खर्च है। एक गोल्ड कॉइन बराबर होता है 20 सिल्वर कॉइन्स के। चूंकि फ्लिन कलिस्टा टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है और छोटी सी आमदनी के अलावा उसके पास कोई और इनकम नहीं है, हांस तुरंत समझ जाता है कि ये पैसे लोगों से चुराए गए हैं। हांस को ये जानकर बेहद निराशा होती है कि एड्रियन ने एम्बेजल्ड पैसे को रिश्वत की तरह लिया था। बदले में एस्टेट को फ्लिन जैसे लोग मनचाहे तरीके से चला रहे थे। तभी हांस को एहसास होता है कि अल्मान ने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उसे जबरन बाहर निकाला गया था। सब जानते थे कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है, लेकिन सब चुप रहे और हांस उस समय बहुत छोटा था, इसलिए सच्चाई समझ नहीं पाया। सारी बातें सामने आकर हांस को अंदर से तोड़ देती हैं। धीमी आवाज में हांस नाइट बॉडीगार्ड ऑसवर्ल्ड को बुलाता है। हालात पलटते हुए हांस ऑसवर्ल्ड को आदेश देता है कि वह तुरंत फ्लिन को गिरफ्तार करे। हांस कहता है कि फ्लिन ने उससे भ्रष्ट मांग की और उसके सर्वेंट पर झूठा आरोप लगाया। अपने अपराधों की वजह से हांस ऑसवर्ल्ड को आदेश देता है कि फ्लिन को डंजन में बंद कर दिया जाए। ऑसवर्ल्ड बिना समय गंवाए आदेश मान लेता है, जबकि फ्लिन पूरी तरह से सन्न रह जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फ्लिन हांस को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हांस उसे अनदेखा कर देता है जब ऑसवर्ल्ड उसे घसीट कर ले जाता है। हांस 10 गोल्ड कॉइन्स मेज पर गिरा देता है और सोचता है कि आखिर वह एड्रियन के शरीर में क्यों आया। भले ही उसे सब कुछ ना पता हो, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि इस शरीर के पिछले मालिक एड्रियन ने बहुत से लोगों को दर्द दिया है। हांस एड्रियन नहीं है और वह इतिहास को खुद को दोहराने नहीं देगा। मैंशन के हॉल में ऑसवर्ल्ड फ्लिन को डंजन की तरफ घसीट रहा होता है। वह फ्लिन को स्कम कहते हुए ठीक से चलने को कहता है। ऑसवर्ल्ड को फ्लिन के अपराध की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसे फर्क भी नहीं पड़ता। खुद फ्लिन भी इस मोड़ से हैरान है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे डंजन भेजा जा रहा है। एक बर्बाद घर में जहां नेता वेस्टफुल है, ऑसवर्ल्ड ही आखिरी नाइट बचा है। फ्लिन हमेशा एड्रियन को सबसे बड़ा बेवकूफ मानता था, क्योंकि उसे मैनिपुलेट करना आसान था। अब जब फ्लिन गिरफ्तार हो चुका है तो वह सोचता है कि क्या एड्रियन में आखिरकार थोड़ा सा प्राइड आ गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि एड्रियन के शरीर में अब वो पुराना मूर्ख एड्रियन नहीं बल्कि हांस है। फिर भी फ्लिन को लगता है कि हांस को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया फूलों की सेज नहीं है। ऑसवर्ल्ड फ्लिन को डंजन में घसीट कर ले जाता है और गुस्से में उसे सेल के अंदर फेंक देता है, बिना उसके पुराने पद की कोई परवाह किए। यहाँ तक कि फ्लिन को भी पूछना पड़ता है कि क्या ऑसवर्ल्ड उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती नहीं कर रहा, लेकिन ऑसवर्ल्ड उसे चुप रहने को कहता है जब तक उसका फैसला लॉर्ड नहीं सुना देता। ऑसवर्ल्ड के बारे में जानने के लिए वह एक ऐसे नाइट का बेटा है जिसने पिछले काउंट की सेवा की थी, और जब सारे नाइट्स चले गए तब भी वही अकेला रुका, क्योंकि वह वफादार है। अपनी सेल के अंदर फ्लिन को लगता है कि उसमें अभी भी इतनी काबिलियत है कि वह लॉर्ड को मीठी बातों में फंसाकर अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा सके। वह योजना बनाता है कि वह लॉर्ड को मैनिपुलेट करेगा और उससे ऑसवर्ल्ड को निकालने के लिए कहेगा। फ्लिन को यकीन नहीं होता कि ऑसवर्ल्ड जैसा मामूली नाइट उसके सामने इतना रौब दिखा रहा है। अपने अनुभव के आधार पर फ्लिन कहता है कि एड्रियन सिर्फ एक 15 साल का लड़का है जो आलसी है और जिसकी समझ भी कमजोर है। वह हमेशा उसे टैक्सेस बढ़ाने के लिए उकसाता रहा है और एड्रियन हमेशा उसकी बात मानता रहा है। फ्लिन को लगता है कि आज एड्रियन बस थोड़ा खराब मूड में है और थोड़ी सी तारीफ उसे फिर से अपनी जेब में डाल देगी। फ्लिन अभ्यास करने लगता है कि वह लॉर्ड से कैसे बात करेगा जब वह उससे मिलने आएगा। वह सोचता है कि वह उसके साथ हंसेगा और जरूरत पड़ी तो घुटनों पर भी बैठ जाएगा। वह अपनी इस बेवकूफी भरी प्रैक्टिस के बीच ही होता है जब हांस वहां आ जाता है। हांस के खड़े होने के अंदाज से ही फ्लिन को शक होने लगता है कि क्या ये वही लड़का है जिसे वह पहले आसानी से मैनिपुलेट करता था। फ्लिन तुरंत घुटनों पर गिर जाता है और हांस से रहम की भीख मांगता है। ठंडे लहजे में हांस कहता है कि उसे दया की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पल से टेरिटरी में हर अपराध का फैसला ट्रायल्स के जरिए होगा। ट्रायल शब्द सुनते ही फ्लिन डर से कांपने लगता है। हांस पलट कर
कर जाने लगता है और फ्लिन गिड़गिड़ाने लगता है। वह हमेशा की तरह हांस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह हमेशा उसका वफादार रहा है, लेकिन हांस उसकी सारी बातें अनसुनी कर देता है और ऐसे चला जाता है जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। फ्लिन पहले एक कॉमनर था, लेकिन धीरे धीरे तरक्की करके कलिस्टा टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था। लोग उसे बहुत अहम मानते थे, लेकिन अब वही फ्लिन एक जज के सामने अदालत में खड़ा है। उस पर ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आरोप लगाए जाते हैं। इन अपराधों की वजह से उस पर एसेट्स कॉन्फिस्केशन और इम्प्रिजनमेंट का खतरा मंडरा रहा है। फ्लिन का ट्रायल पूरे टेरिटरी के लोगों के लिए एक बड़ा झटका होता है और यह लापरवाह एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक चेतावनी भी बन जाता है। घर के सर्वेंट्स भी इस ट्रायल से हैरान हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद इस जमीन पर कोई मुकदमा हुआ है। हांस अपने सर्वेंट्स को इकट्ठा करता है और उनमें से कुछ पहले से ही डरे हुए हैं कि शायद उन्हें सजा मिलने वाली है। अल्मन बताता है कि सारे सर्वेंट्स आ चुके हैं और दया भरी आवाज में हांस उनसे पूछता है कि अब तक उसने एक लॉर्ड के रूप में कैसा काम किया है। चूंकि सर्वेंट्स उसके सबसे करीब हैं, उसे लगता है कि वही सबसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। ये सवाल सर्वेंट्स को चौंका देता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि लॉर्ड आखिर करना क्या चाहता है। उन्हें बस यही उम्मीद होती है कि कहीं उन्हें मारा या पीटा ना जाए। कुछ देर इंतजार के बाद जब कोई जवाब नहीं मिलता तो हांस खुद बोलना शुरू करता है। जो वह आगे कहता है उससे कमरे में मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। हांस सिर झुकाता है और सर्वेंट से माफी मांगता है। वह मानता है कि उसने छोटी छोटी बेवकूफी भरी बातों पर गुस्सा निकाला और उन्हें दर्द पहुंचाया। सर्वेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हांस आगे कहता है, एक माफी उसके सारे पुराने गुनाह नहीं मिटा सकती, लेकिन वह बस सर्वेंट से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। वह जोड़ता है कि उसने घर को चलाने में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है, लेकिन वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब से वह कलिस्ता को उनके लिए रहने की बेहतर जगह बनाएगा और इसकी शुरुआत वह अपने ही कासल के लोगों का ख्याल रखकर करेगा। हांस कहता है कि वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा, भले ही शुरुआत में हालात थोड़े कैओटिक हों, लेकिन वह सर्वेंट से कहता है कि वे उस पर भरोसा करें और उसका साथ दें। ये सब सुनकर सर्वेंट्स पूरी तरह शॉक और डिसबिलीफ में रह जाते हैं। मीटिंग के बाद क्लॉड और मेलीन इस अचानक बदलाव के बारे में बात करते हैं। मेलीन कहती है कि कुछ दिन पहले तक लॉर्ड ने उसे मारा था, लेकिन अब वह बिल्कुल अलग बर्ताव कर रहा है। वह सोचती है कि क्या कोई इंसान इतने कम समय में सच में बदल सकता है। हांस के चेम्बर्स के अंदर वह आलमन को उसके अच्छे काम के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि वह अब जा सकता है, लेकिन अल्मान रुक जाता है और हांस के सामने सिर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। अल्मान जो कर रहा होता है उसे देखकर हांस हैरान रह जाता है और अल्मान बताता है कि उसे पता है कि लॉर्ड ने उसका साथ दिया था जब फ्लिन उस पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था। हांस तुरंत अल्मन से कहता है कि वह अपना सिर उठाए, यह याद दिलाते हुए कि वे इतने लंबे समय से साथ हैं और उसने बस वही किया जो सही था। फिर हांस अल्मन का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि अगर अगली बार कोई भी उसे झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश करे तो वह सीधे उसे आकर बताए। हांस की ये बातें सुनकर अल्मन को मानना पड़ता है कि लॉर्ड सच में बदल चुका है। अल्मन पिछले 10 सालों से लॉर्ड की सेवा कर रहा है और भले ही लॉर्ड का रूप वही है, लेकिन अल्मन को लगता है कि वह अब पूरी तरह अलग इंसान है। अपनी नई सोच के कारण अल्मन हांस के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाता है और कहता है कि वह अब हमेशा उसका साथ देगा। उसी दिन बाद में हांस अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होता है। वह अब तक हुई सारी बातों के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ दूसरी जिंदगी ही नहीं मिली, बल्कि काउंट कालिस्टा का नोबल टाइटल भी मिल गया है। अब हांस पूरे कालिस्टा टेरिटरी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा उसके पास फ्यूचर के 15 सालों का नॉलेज भी है। अच्छी बात यह है कि उसे एस्टेट चलाने का अनुभव पहले से है, क्योंकि पिछले जीवन में वही सब संभालता था। इसी नॉलेज को वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पहला कदम यह है कि वह उन लोगों की रक्षा करे जो उसके अपने हैं। इनमें उसका बचा हुआ परिवार और सर्वेंट्स शामिल हैं। वह चाहता है कि इस जमीन पर हर कोई बिना स्टेटस की जंजीरों में बांधे अपनी जिंदगी जी सके, लेकिन हांस जानता है कि ये सब तब तक मुमकिन नहीं है जब तक टेरिटरी को बेहतर ना बनाया जाए। हांस गहराई से सोचने लगता है कि फ्यूचर से मिली कौन सी जानकारी उसकी इसमें मदद कर सकती है। तभी उसे ड्रैगन लेयर की अफवाहें याद आती हैं। ये सोचते ही हांस का चेहरा खुशी से चमक उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने असली जैकपॉट पकड़ लिया है, यानी वही ड्रैगन लेयर जिसे उसे ढूंढना है। इस एहसास के बाद हांस तुरंत हरकत में आ जाता है। वह अपने सर्वेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है और ड्रैगन लेयर की तलाश शुरू कर देता है। कई दिनों तक खोज करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं मिलता तो ओसवर्ड हांस से आराम करने को कहता है, क्योंकि वह बेहद
थका हुआ लग रहा होता है, लेकिन हांस रुकने को तैयार नहीं होता। वह सिर्फ ओसवाल्ड से पानी की एक पाउच लेता है और उसे पी जाता है। वह सबसे माफी मांगता है कि उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। कई दिन हो चुके हैं जब से हांस अपने सर्वेंट्स के साथ टेरिटरी का निरीक्षण कर रहा है और उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। सर्वेंट्स के लिए वह सिर्फ जमीन की जांच कर रहा है, लेकिन असल में वह चुपचाप ड्रैगन लेयर खोज रहा है। ड्रैगन्स को सबसे शक्तिशाली क्रीचर्स और सबसे बुद्धिमान डिवाइन बीइंग्स माना जाता है। हर ड्रैगन लगभग गॉड जैसा होता है, लेकिन वे बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर भी जब भी उनका कोई हाइड आउट मिलता है तो वह सबका ध्यान खींच लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगन लेयर में आमतौर पर बेहिसाब खजाना होता है। हांस को पता है कि कॉम्पटन माउंटेन रेंज में एक ड्रैगन लेयर मिलने वाला है। रोजनबाल्म एम्पायर का मौजूदा एम्परर सिर्फ एक यंग पपेट है। असली ताकत दो फैमिलीज के हाथ में है, टाउनसेंड फैमिली और मकार्थी फैमिली। यही दोनों फैमिलीज एम्पायर का बैलेंस बनाए रखती हैं। कॉम्पटन माउंटेन इन दोनों ग्रेट हाउसेस की सीमा के बीच स्थित है और वहीं ड्रैगन लेयर मिलने वाला था। लेयर की ओनरशिप को लेकर दोनों फैमिलीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया था। कलिस्टा लैंड भी इसी बॉर्डर पर था और कलिस्टा फैमिली को मजबूरन अपनी ट्रूप्स भेजनी पड़ी थी। अब जब हांस पास्ट में आ चुका है, उसके पास लेयर खोजने के लिए पूरे 15 साल हैं। हांस अपने सर्वेंट से अलग होकर जंगल के अंदर और गहराई में दौड़ पड़ता है लेयर की तलाश में। कहा जाता है कि ड्रैगन्स सोने और जवाहरात के पहाड़ जमा करते हैं और ये खजाना इतना होता है कि उससे एक छोटा किंगडम भी खरीदा जा सकता है। हांस जानता है कि अगर उसने लेयर ढूंढ ली तो टेरिटरी की हालत पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन लेयर की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। बस उसकी खोज की खबर दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता है कि उसे एक हर्बलिस्ट ने खोजा था जो ओक फॉरेस्ट में रास्ता भटक गया था। उसने किस्मत से लेयर पा ली थी। चूंकि लेयर को पहचानना आसान बताया गया है, हांस जानता है कि जैसे ही वह उसे देखेगा पहचान जाएगा। हांस खोज जारी रखता है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वह बुरी तरह थक जाता है। उसे ना लेयर मिलती है, ना ही कोई ऐसा सुराग जो उसे वहां तक ले जाए। हांस सोचने लगता है कि हर्बलिस्ट वाली अफवाह सच है या झूठ। चूंकि सूरज ढलने ही वाला होता है, वह वापस लौटने का फैसला करता है। उसे बहुत थकान महसूस हो रही होती है, जिससे साफ पता चलता है कि एड्रियन का शरीर कमजोर है। हंस तय करता है कि घर लौटकर वह एक्सरसाइज करेगा और अपने शरीर पर काम करेगा। इसी बीच सर्वेंट्स उसे पुकारने लगते हैं। हांस को अच्छा नहीं लगता कि वह सर्वेंट्स को इतना परेशान कर रहा है। वह सोचता है कि लेयर ढूंढने के लिए किसी से मदद मांग ले, लेकिन फिर खुद ही रुक जाता है क्योंकि वह लेयर को सीक्रेट रखना चाहता है। उसे अच्छी तरह पता है कि ड्रैगन लेयर का अस्तित्व सिविल वॉर तक भड़का सकता है, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। तभी हांस सोचों में डूब जाता है और उसका पैर फिसल जाता है। वह एक क्लिफ से नीचे गिर जाता है, जमीन पर जोर से गिरता है और गंभीर चोटें लगती हैं, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। हांस क्लिफ के बीचों बीच अटका होता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसकी पसलियां टूट चुकी हैं और उसे चिंता होती है कि अब वह वापस पहाड़ के ऊपर कैसे जाएगा। किसी तरह वह खुद को संभाल कर ऊपर चढ़ता है और तभी उसकी नजर पहाड़ में बने एक ओपनिंग पर जाती है। उस स्ट्रक्चर को देखकर हांस तुरंत समझ जाता है कि वह ड्रैगन लेयर तक पहुंच चुका है। लेयर बिल्कुल क्लिफ के बीच में बनी हुई होती है, जो अपने आप में बेहद अजीब जगह है। हांस मान लेता है कि यह एंट्रेंस किसी गार्डियन द्वारा इस्तेमाल की जाती होगी और गार्डियंस वही क्रीचर्स होते हैं जो ड्रैगन्स की रक्षा करते हैं। पहाड़ों की खतरनाक बनावट ही इस लेयर को इतने समय तक छिपाए हुए थी। हालांकि उसने लेयर ढूंढ ली है, लेकिन हांस को चिंता होती है कि वह वापस ऊपर कैसे जाएगा। उसे पता है कि ऑसवाल्ड के लिए यहाँ तक पहुंचना नामुमकिन है। हांस पहले ही सोचने लगता है कि शायद लेयर के अंदर जाकर ही उसकी मौत हो जाएगी। वह जैसे ही लेयर के भव्य हॉल में प्रवेश करता है, उसके बीचों बीच एक गोल्डन मैजिक सर्कल बना होता है। हांस उस मैजिक सर्कल में कदम रखता है और अचानक उसकी सारी चोटें भर जाती हैं। उसकी टूटी पसलियां भी ठीक हो जाती हैं। हांस इस खोज से पूरी तरह हिल जाता, क्योंकि लेयर को तो खाली बताया गया था। वह सोचता है कि शायद पूरी जगह ही हीलिंग मैजिक से एन्चेंटेड है। हांस इस बात से बेहद प्रभावित होता है, क्योंकि वह जानता है कि सिर्फ हीलिंग मैजिक की खोज से ही यह लेयर पहले से ही बहुत कीमती बन चुकी है। हांस थोड़ी देर के लिए अपने ख्यालों में खो जाता है, लेकिन फिर खुद को झटका देकर वापस रियलिटी में लाता है। हांस तय करता है कि वह लेयर को पूरी तरह एक्सप्लोर करेगा और समझेगा कि इसमें क्या क्या है। लेयर मिलने के बाद हांस समझ जाता है कि यह उसके लिए सबसे बड़ा एसेट बनने वाला है, खासकर एक ऐसे इंसान के लिए जो पास्ट में किसी और के शरीर में लौटा है। थोड़ी ही देर में हांस को 4 दरवाजे मिलते हैं जो बीच के हिस्से से जुड़े हुए लगते हैं। लेयर की बनावट देखकर हांस हैरान हो जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल चींटियों के बिल जैसी बनी हुई है। वह आगे बढ़ता है और उसे एक कमरा मिलता है जो लाइब्रेरी जैसा लगता है। चूंकि ड्रैगन्स कभी कभी इंसानों का रूप भी लेते हैं, हांस मान लेता है कि शायद ड्रैगन इंसानी सुखों का आनंद लेने के लिए पढ़ता होगा। अब तक जो उसने देखा है उससे हांस समझ जाता है कि लेयर इंसानों के रहने की जगह जैसी बनाई गई है, क्योंकि इसमें बेडरूम, स्टडी
और ड्रेसिंग रूम तक मौजूद हैं। अभी तक उसे वैसा बड़ा खजाना नहीं मिला जैसा अफवाहों में बताया गया था, लेकिन हांस को भरोसा है कि लेयर की असली कीमत धीरे धीरे सामने आएगी। अभी तक सबसे काम की चीज उसे बीच का हीलिंग मैजिक वाला हिस्सा लगता है। हांस तय करता है कि वह इस जगह को हीलिंग हॉल कहेगा। हीलिंग मैजिक लगभग इतिहास बन चुकी चीज है, इसलिए हांस इस खोज से और भी ज्यादा प्रभावित होता है। फिर वह आखिरी उस कमरे की तरफ बढ़ता है जिसे उसने अभी तक नहीं देखा था। हांस जैसे ही उस कमरे में दाखिल होता है, वह डर और सदमे में जम जाता है। उसके सामने एक गोल्डन ड्रैगन लेटा हुआ होता है। हांस को यकीन नहीं होता कि वह जो देख रहा है वो सच है। उसकी जानकारी के अनुसार ड्रैगन्स कम से कम 100 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, इसीलिए हांस मान लेता है कि उसके सामने पड़ा ड्रैगन सिर्फ एक कॉर्प्स है। लेकिन उसी समय वह सोचता है कि क्या कोई लाश अब भी इतनी चमकदार और साफ रह सकती है। तभी हांस ड्रैगन को छू लेता है और अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर जाता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि हांस पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। वह रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर में घुसने लगती है और उसी समय उससे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई। अभी वह समझ ही रहा होता है कि क्या हो रहा है कि वह खुद को एक शाही कपड़ों में खड़े आदमी के सामने पाता है। डर के साथ हांस उस अजीब आदमी से पूछता है कि वह कौन है। हंस उस आदमी से निकलती हुई अजीब सी ऑरा को साफ महसूस कर सकता है और तभी उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ा यह इंसान नहीं है। आखिरकार वह आदमी बोलता है और अपना नाम सफरेड बताता है। वह आगे कहता है कि वह गोल्ड क्लैन का आखिरी हेड है और इसके साथ ही पूरे कॉन्टिनेंट का अंतिम ड्रैगन भी है। हांस यह सुनकर सन्न रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह सच में एक ड्रैगन के सामने खड़ा है। हांस उससे पूछता है कि क्या वही इस लेयर का मास्टर है, लेकिन सफरेड उसे सब कुछ समझाने लगता है। वह बताता है कि जो ड्रैगन हांस ने पहले देखा था वह बस एक लाइफलेस शेल है। हांस जो आवाज अभी अपने दिमाग में सुन रहा है वह उसकी छोड़ी हुई आखिरी मैजिक है। हांस अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाता और सफरेड आगे समझाता है। वह बताता है कि ड्रैगन्स इस धरती के सबसे सुपीरियर बीइंग्स थे, लेकिन समय के साथ वे आपसी राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट्स में खत्म होते चले गए। आखिर में सफरेड ही पूरे कॉन्टिनेंट का आखिरी ड्रैगन बचा। ड्रैगन्स स्वभाव से अकेले रहते हैं, इसलिए अकेलापन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह यह सहन नहीं कर सकता था कि उसके मरने के बाद ड्रैगन मैजिक हमेशा के लिए गायब हो जाए। इसी वजह से उसने एक बड़ा फैसला लिया कि वह अपना ज्ञान और लेगेसी उस इंटेलिजेंट इंसान को सौंपेगा जो किस्मत से उसकी लेयर तक पहुंचेगा और ड्रैगन मैजिक को आगे बढ़ाएगा। सफरेड बताता है कि उसकी मौत साल 354 में हुई थी और जो स्पेल उसने बनाया था वह उसकी मौत के बाद 500 साल तक चलने वाला था। अगर इन 500 सालों में कोई उसे नहीं ढूंढ पाता तो उसकी लाश मिट्टी बन जाती और ड्रैगन मैजिक इतिहास से हमेशा के लिए खो जाती। सफरेड कहता है कि वह ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वह इसे किस्मत मानकर स्वीकार कर लेता। पर अब वह शुक्रगुजार है कि हांस, जो अब उसका सक्सेसर है, उसे ढूंढ पाया। सफरेड चाहता है कि मैजिक आने वाली पीढ़ियों तक इस दुनिया में बनी रहे। हांस विरोध करता है और कहता है कि उसे मैजिक का कोई ज्ञान नहीं है। वह जोड़ता है कि अब दुनिया में बहुत कम मेजेस बचे हैं, इसलिए उसके लिए मैजिक सीखना बेहद मुश्किल होगा। यह सुनकर सफरीद हंस पड़ता है, जिससे हांस सोच में पड़ जाता है कि ड्रैगन को इसमें मजाक क्या लग रहा है। सफरीद हांस को याद दिलाता है कि उसे उसका सक्सेसर चुना गया है और वह हांस की दाईं छाती की ओर इशारा करता है। जैसे ही वह हांस को छूता है, हांस खुद को वापस लेयर में पाता है। हांस सोचने लगता है कि क्या देखा वह सिर्फ कोई इल्यूजन था या सपना। वह कमरे में चारों तरफ देखता है और पाता है कि ड्रैगन का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तभी हांस को एहसास होता है कि उसे एक ड्रैगन हार्ट दिया गया है जो उसकी दाईं छाती में मौजूद है। अपने इंसानी दिल के अलावा हांस को एक और प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे धुंधली सी धुआं, लेकिन बेहद शक्तिशाली मैजिक का स्रोत। इसी के साथ सफरेड का ज्ञान उस नए दिल के जरिए हांस में भरने लगता है। हांस को एक साथ बहुत सारी जानकारी मिलती है जिसे वह अभी पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन एक बात को लेकर वह बिल्कुल पक्का है और वो यह कि अब वह ड्रैगन टंग मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। इंसानों को जहां लंबे इनकैंटेशंस और एक्टिवेशन वर्ड्स की जरूरत होती है, वहीं ड्रैगन टंग मैजिक सिर्फ एक ट्रिगर वर्ड से ही एक्टिवेट हो जाती है। चूंकि इस मैजिक को चलाने के लिए ड्रैगन हार्ट की शक्ति चाहिए, हांस को भरोसा है कि सफरीड द्वारा छोड़ा गया ड्रैगन हार्ट उसके लिए काफी है। ड्रैगन टंग मैजिक की मदद से हांस फ्लाई नाम का एक्टिवेशन वर्ड बोलकर पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है, लेकिन इतना करने में ही उसका सारा माना खत्म हो जाता है। ड्रैगन हार्ट अभी स्टेबल नहीं है, इसी वजह से उसका माना भी सीमित है। फिर भी हांस को चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि यह हार्ट धीरे धीरे उसके शरीर के साथ ग्रो
करेगा और एक दिन हांस के पास इतनी शक्ति होगी कि वह डिवाइन पावर के करीब मैजिक इस्तेमाल कर सकेगा। आखिरकार हांस अपने सर्वेंट से फिर मिल जाता है जो उसके गायब होने से बहुत परेशान थे। वे सब उसकी ओर दौड़ते हैं यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। थोड़ी देर बाद हांस और सब लोग एस्टेट लौटने की तैयारी करते हैं। हांस खुश होता है कि उसे उससे कहीं ज्यादा मिल गया जितना वह ढूंढने निकला था। वह सिर्फ ड्रैगन लेयर खोजने गया था लेकिन लौटा एक ड्रैगन के सक्सेसर बनकर। हांस को फिर सफरिद की कही हुई बात याद आती है कि उसका स्पेल 500 साल तक चलने वाला था। ड्रैगन की मौत के साल को मौजूदा साल से घटाकर हांस समझ जाता है कि अगर वह सिर्फ 1 साल देर कर देता तो ड्रैगन की पूरी लेगेसी हमेशा के लिए खो जाती। हांस को याद आता है कि उसके पिछले जीवन में ड्रैगन 15 साल बाद खोजा गया था। मतलब उस समय मैजिक पहले जैसी नहीं रही थी। आमतौर पर ज्यादातर मेजेस अपनी पूरी जिंदगी में फर्स्ट या सेकंड सर्कल से आगे नहीं बढ़ पाते और जो लोग 5th सर्कल तक पहुंच जाते हैं उन्हें आर्क मेजेस कहा जाता है। तभी ऑसवाल्ड घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगता है क्योंकि वह खुद को दोषी मानता है कि उसने लॉर्ड का ठीक से ध्यान नहीं रखा। यहाँ तक कि हांस की बहन भी बूढ़े आदमी को दोष देती है लेकिन हांस सबको शांत करते हुए कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। किसी तरह हांस अपने कमरे तक पहुंचता है और राहत की सांस लेता है। वह जानता है कि ऑसवाल्ड सिर्फ लॉयल्टी की वजह से रुका हुआ है और यही बात बटलर अल्मन पर भी लागू होती है। हांस खुश है कि उसके पास अल्मन और ऑसवाल्ड जैसे लोग हैं क्योंकि वह जानता है कि ये दोनों हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। हांस फिर अल्मन को अपने चेम्बर्स में बुलाता है और कुछ ही देर में अल्मन वहां पहुंच जाता है। हांस देर रात बुलाने के लिए उससे माफी मांगता है और उससे सर्वेंट लिस्ट और सैलरी लेजर के बारे में पूछता है जिसे बनाने के लिए उसने उसे टूर पर जाने से पहले कहा था। अल्मन उसे भरोसा दिलाता है कि सब तैयार है लेकिन वह हैरान होता है कि क्या लॉर्ड अभी ही उन्हें देखना चाहता है। वह हांस को याद दिलाता है कि काफी रात हो चुकी है और ऊपर से उसे हांस के एक्सीडेंट की खबर भी मिली थी लेकिन हांस कहता है कि वह ठीक है और अल्मान को डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहता है। अल्मान अब भी उसे आराम करने के लिए समझाने की कोशिश करता है लेकिन हंस अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसके लिए सर्वेंट्स की भलाई सबसे ज्यादा जरूरी है इसलिए वह हर चीज तुरंत संभालना चाहता है। यह समझकर कि हांस को मनाना बेकार है अल्मन दस्तावेज लाने के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद हांस अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ गोल्ड कॉइन्स निकालता है। फिर वह अल्मन से पूछता है कि क्या वह ग्रेस के बारे में जानता है। उधर क्लॉड एक मार्केट वुमन लोइन के पास जाता है ताकि उससे ऑर्डर्स दे सके। क्लॉड उसे अपनी लिस्ट देता है जिसे देखकर वह औरत हैरान रह जाती है। क्लॉड उससे पूछता है कि क्या इतने सारे सामान की सप्लाई करना मुश्किल होगा लेकिन लोइन जवाब देती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह बस खुश होकर चौंक गई थी। हांस की नई पॉलिसीज ने पूरे टेरिटोरी को बदल दिया है। टैक्सेस कम कर दिए गए हैं और एस्टेट से आने वाले ऑर्डर्स भी बढ़ गए हैं। अब इलाके के लोग मानने लगे हैं कि जिंदगी जीने लायक है जो उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। लोइन क्लॉड को रिसीट देती है और भरोसा दिलाती है कि वह शाम तक सामान पहुंचा देगी। हैरानी की बात यह होती है कि वह क्लॉड को जाते समय 2 सेब भी दे देती है। लोइन कहती है कि ये सेब क्लॉड की सेवा के लिए उसकी तरफ से अप्रिशिएशन है। उसे लगता है कि सर्वेंट्स की वजह से ही लॉर्ड इतना अच्छा इंसान बना है। क्लॉड खुश होकर एस्टेट लौटता है। रास्ते में उसे मेलिन मिलती है जो हर्ब्स इकट्ठा कर रही होती है। क्लॉड बड़े गर्व से दोनों सेब पकड़कर मुस्कुरा रहा होता है। वह एक सेब मेलिन को देता है और वह हैरान होकर पूछती है कि ये कहाँ से मिला। क्लॉड बताता है कि लोइन ने दिया है जिससे मेलिन पूरी तरह चौंक जाती है। लोइन हमेशा एक कंजूस बूढ़ी औरत मानी जाती थी लेकिन अब सबको हैरानी हो रही है कि वह भी बदल गई है। क्लॉड फिर बताता है कि सिर्फ लोइन ही नहीं बहुत कुछ बदल गया है। फ्लिन को सजा मिलना ही चौंकाने वाला था लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारे करप्ट ऑफिशियल्स को भी सजा मिली है। हांस ने खुद एस्टेट के सारे लेजर्स देखे ताकि वह हर बैड एग को बाहर निकाल सके। यहाँ तक कि जो टैक्सेस गैर कानूनी तरीके से वसूले गए थे वे भी लोगों को वापस कर दिए गए जिसमें सर्वेंट्स के भी शामिल थे। अब सर्वेंट्स की जिंदगी बेहतर हो गई है। उन्हें ज्यादा पे मिल रही है, प्रॉपर ब्रेक टाइम है और नए कपड़े भी दिए गए हैं। कासल अब बाहर के लोगों के लिए भी आसानी से एक्सेसिबल है। इन बदलावों की वजह से सर्वेंट्स के पास अब बाहर घूमने और आराम करने का समय भी है, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त मेलिन और क्लॉड कर रहे हैं। क्लॉड नोटिस करता है कि मेलिन अब लॉर्ड के बारे में अच्छे तरीके से बात करने लगी है। वह उसे याद दिलाता है कि सबसे पहले वही लॉर्ड था जिसने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था। क्लॉड को विश्वास नहीं होता कि लोग इतनी आसानी से बदल सकते हैं। मेलिन इस बात से सहमत होती है लेकिन वह बताती है कि आजकल जब भी वह हांस को देखती है तो उसे अंदर से लगता है कि उसने पहले बहुत
जल्दबाजी में फैसले ले लिए थे। अब जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मेलीन को लगता है कि उसे लॉर्ड को एक और मौका देना चाहिए। क्लॉड फिर मजाक में पूछता है कि क्या वह हांस को इसलिए माफ कर रही है क्योंकि वह हैंडसम है, और मेलीन तुरंत मना कर देती है। कुछ देर बाद दोनों कैसल की तरफ लौटने लगते हैं। वे बात करते हैं कि हांस अब ज्यादा दिखाई नहीं देता। अब तो उन्हें हांस को देखना भी मुश्किल हो गया है। हांस उन्हें बताता है कि वह इंस्पेक्शंस पर जाता है, लेकिन असल में वह ड्रैगन लेयर जा रहा होता है। लेयर के अंदर हांस अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब वह फायरबॉल जैसे स्पेल्स इस्तेमाल कर सकता है और इसके अलावा शील्ड स्पेल भी कर पा रहा है। ड्रैगन की पावर मिले हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और हांस तब से लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। वह साफ महसूस कर सकता है कि उसकी मैजिक बेहतर हो रही है और समय के साथ वह और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन हांस को यह बात पसंद नहीं कि हर बार मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए उसे घोड़े पर बैठकर लेयर तक जाना पड़ता है। चूंकि लेयर मैजिक से रीइंफोर्स्ड है, चाहे वह कितनी भी ताकत से ट्रेनिंग करे, लेयर को कोई नुकसान नहीं होगा। हांस इस जगह को अपने लिए परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड मानता है, लेकिन फिर भी उसके लिए बेहतर होता अगर वह आसानी से आ जा सकता। हांस जानता है कि इसका एक तरीका है और वह है टेलीपोर्टेशन मैजिक, जिसे वार्प गेट कहा जाता है। इससे वह सेफ जोन के अंदर किसी तय जगह पर सीधे टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन वार्प गेट एक बहुत हाई लेवल स्पेल है जो 7th सर्कल में आता है। इस समय हांस इतना पावरफुल नहीं है कि यह स्पेल इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वह अभी सिर्फ लेवल 2 या 3 के आसपास है। फिर भी हांस का करंट लेवल काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि एम्पायर का ग्रैंड मेज भी लेवल 5 से आगे नहीं बढ़ पाया है। टेलीपोर्टेशन स्पेल्स को बेहतर तरीके से सीखने के लिए हांस जानता है कि उसे पहले 3 सर्कल का शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन स्पेल सीखना होगा, जिसे ब्लिंक कहा जाता है। वह कई दिनों से इसकी कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार गिर जाता है। फिर हांस एक बार और कोशिश करता है और हैरानी की बात यह होती है कि इस बार स्पेल पहली बार काम कर जाता है। हांस अपनी जगह से थोड़ा आगे पहुंच जाता है। वह अपनी इस छोटी सी सफलता पर खुश ही हो रहा होता है कि अचानक सब कुछ सफेद हो जाता है। उसे ड्रैगन हार्ट से अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। जब वह ऊपर देखता है तो साफ्रिड उसके सामने खड़ा होता है। ड्रैगन हांस की मेहनत की तारीफ करता है। साफ्रिड बताता है कि अब हांस बिगिनर लेवल से आगे निकल चुका है और रिवॉर्ड के तौर पर वह लेयर का एक नया हिस्सा अनलॉक कर देता है ताकि हांस और आगे बढ़ सके। वह जोड़ता है कि हांस जितना आगे बढ़ेगा उसे उतनी ही ज्यादा काम की चीजें मिलेंगी। हांस साफ्रिड से पूछता है कि उसने सारे ट्रेजर्स छुपाकर क्यों रखे थे। ड्रैगन बताता है कि यह उसका तरीका था, यह सुनिश्चित करने का कि कोई लालची इंसान लेयर के खजाने तक ना पहुंच सके। साफ्रिड हांस से कहता है कि वह लगातार ग्रो करता रहे ताकि ड्रैगन मैजिक इस दुनिया में जिंदा रह सके। साफ्रिड से बात करने के बाद हांस समझ जाता है कि ड्रैगन झूठ नहीं बोल रहा था। हांस को एक ऐसा कमरा मिलता है जो मैजिक से छुपाया गया था और उसके अंदर ढेर सारे ट्रेजर्स होते हैं। इससे यह अफवाह भी सच साबित हो जाती है कि ड्रैगन लेयर खजानों से भरी होती है। ट्रेजर्स के अलावा हांस को साफ्रिड की बात याद आती है कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा और भी खजाने अनलॉक होंगे। हांस को उस कमरे में एक किताब मिलती है जो आर्टिफैक्ट्स के बारे में होती है। आर्टिफैक्ट्स वो चीजें होती हैं जिनमें मैजिक भरी होती है और वह मैजिक हमेशा के लिए उनमें रहती है। अब आर्टिफैक्ट्स बहुत रेयर हो चुके हैं क्योंकि दुनिया में मैजिक लगभग खत्म हो चुकी है और हांस के मौजूदा लेवल पर वह खुद आर्टिफैक्ट्स बनाने में सक्षम भी नहीं है। जब वह किताबें देखता है तो उसे समझ आता है कि शेल्व्स पर रखी सारी चीजें असल में आर्टिफैक्ट्स ही हैं। उस कमरे में कुल 10 आर्टिफैक्ट्स होते हैं और हर आर्टिफैक्ट के साथ एक किताब होती है जो उसके बारे में डिटेल में बताती है। इन किताबों की मदद से हांस उन आर्टिफैक्ट्स को चुन सकता है जो उस समय उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हैं। पहला आर्टिफैक्ट जो वह चुनता है उसका नाम स्प्रिंग आफ्टरनून होता है। यह आर्टिफैक्ट एक 7th सर्कल आर्चमेज ने अपनी बीमार पत्नी के लिए बनाया था। इस आर्टिफैक्ट में हीलिंग मैजिक भरी हुई होती है। हालांकि हीलिंग मैजिक बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती, लेकिन इस आर्टिफैक्ट का इफेक्ट वाइटैलिटी को बढ़ाता है और हांस जानता है कि यह उसकी बीमार माँ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा आर्टिफैक्ट जो हांस चुनता है उसका नाम डांस ऑफ शैडोज है। यह आर्टिफैक्ट रेड ड्रैगन बैरिस्टस्टीन द्वारा बनाया गया था। देखने में यह आर्टिफैक्ट काफी सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बेहद खतरनाक है। हांस इसे पहनता है और उसके चारों ओर एक लाल ऑरा बन जाती है। इस आर्टिफैक्ट में एक बेहद एडवांस्ड कंसीलमेंट स्पेल भरी हुई है जो पहनने वाले को लगभग इनविंसिबल बना देती है। हांस आईने के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उसके कदमों की आवाज भी पूरी तरह गायब हो जाती है। हांस को ऐसा लगता है जैसे इस आर्टिफैक्ट के साथ उसका शरीर बिल्कुल वेटलेस हो गया हो। आर्टिफैक्ट्स की खोज से हंस बेहद उत्साहित हो जाता है क्योंकि ये सच में बहुत काम की चीजें साबित हो रही हैं। तीसरा आर्टिफैक्ट जो हंस चुनता है उसका नाम
ब्रेथ ऑफ अर्थ है। यह आर्टिफैक्ट सांप के आकार में बना हुआ है और यह अकेला ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसे खुद सफरिड ने बनाया था। ये आर्टिफैक्ट हांस की सबसे बड़ी कमी को पूरा करता है और वह है टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी। इस आर्टिफैक्ट की मदद से हांस वार्प एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता है। वार्प इफेक्ट की कोऑर्डिनेट्स सीधे लेयर पर सेट हैं। इसके साथ हांस जान जाता है कि अब वह अपनी बहन और आलमन की नजर में आए बिना आसानी से कासल से निकल सकता है। डिस्टेंस की प्रॉब्लम खत्म होने के बाद हांस को भरोसा है कि अब उसकी ट्रेनिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। हांस मानता है कि वह अब तक की ट्रेनिंग का हर पल एंजॉय कर रहा है। दिन की ट्रेनिंग के बाद हांस अपने घोड़े पर बैठता है और वापस कासल की तरफ निकल पड़ता है। उसे अच्छी तरह पता है कि यह उसका आखिरी सफर होगा माउंटेन कॉम्पटन तक, क्योंकि अब उसके पास टेलीपोर्ट करने वाला आर्टिफैक्ट है। हांस को राहत मिलती है कि पहाड़ सुनसान है, लेकिन वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे सामने ट्रूप्स दिख जाते हैं। पहाड़ों पर सोल्जर्स देखकर हांस चौंक जाता है। हांस खुद को टेरिटरी का लॉर्ड बताता है और ट्रूप लीडर से पूछता है कि उसने बिना सूचना दिए किसी और की जमीन में सोल्जर्स क्यों भेजे। सैनिकों का नेतृत्व कर रहा नाइट हांस से बेहद रूखे तरीके से बात करता है और उसे एक बच्चा कहकर बुलाता है। वह दावा करता है कि उसने कलिस्टा के लॉर्ड के बारे में जो सुना था कि वह एक बच्चा है, वह सब सच निकला। फिर वह अपना परिचय देता है, काउंट पीट रॉस, फर्स्ट इंपीरियल नाइट्स का कमांडर। हंस को पीट का उसे बच्चा कहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। हंस पीट को याद दिलाता है कि भले ही वह कैपिटल से आया हो, लेकिन वे दोनों काउंट्स हैं और उनका रैंक और अथॉरिटी बराबर है। रिवाज के मुताबिक उन्हें उम्र का फर्क होने के बावजूद एक दूसरे से सम्मान से बात करनी चाहिए। पीट यह देखकर हैरान रह जाता है कि हांस बिना डरे उसे चैलेंज कर रहा है। इसके बाद हांस उससे पूछता है कि वह कलिस्टा में आखिर आया क्यों है। पीट कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए वह सीधे मुद्दे पर आता है। पीट बताता है कि काउंट ऑफ रोड्रिगेज ने रिबेलियन शुरू कर दी है। वह और उसके सोल्जर्स उस काउंट का पीछा कर रहे हैं ताकि उसे पकड़कर एग्जीक्यूट किया जा सके। पीट एम्परर की मुहर लगी हुई एक चिट्ठी निकाल कर दिखाता है ताकि साबित कर सके कि वह झूठ नहीं बोल रहा। रॉयल डिक्री के अनुसार हांस को भी उनके साथ कोऑपरेट करना होगा और कलिस्टा की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उस आदमी को ढूंढने में मदद करनी होगी। जैसे ही हांस यह नाम सुनता है, उसे याद आ जाता है कि वह लाकिया दे रोड्रिगेज को जानता है। लाकिया एक युवा लड़का था जो 16 साल की उम्र में ही सबसे बड़ा सोर्ड प्रोडिजी बन गया था और जल्दी ही सोर्ड मास्टर के रैंक तक पहुंच गया था। लेकिन वह अपने परिवार के ट्रीजन में फंस गया और उसका अंत बेहद दुखद हुआ। कहा जाता है कि लाकिया और एम्परर बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। सब कुछ तब बदल गया जब वह युवा राजकुमार एम्परर बना। दो बड़ी फैमिलीज मैकार्थी और टाउनसेंड ने उस भोले भाले एम्परर को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन लोगों को हटाना शुरू कर दिया जो एम्परर का साथ देते थे। उसी समय रोड्रिगेज पर झूठा आरोप लगाया गया। वह उसी दौरान मर गया, लेकिन 5 साल बाद यह सामने आया कि वह पूरी तरह निर्दोष था। उसके सारे आरोप हटा दिए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। उसके बाद सिर्फ एम्पायर का शोक बचा था, एक मासूम आत्मा और एक युवा जीनियस के लिए तो पावर स्ट्रगल का शिकार बन गया था। यह सब जानते हुए हंस समझ जाता है कि इस बार उसे लाकिया को हर हाल में बचाना होगा। पीट देखता है कि हंस सोच में डूब गया है और उसे आवाज देकर ध्यान खींचता है। वह हंस को बताता है कि लाकिया घायल है और आखिरी बार जब उन्होंने उसे देखा था तो वह पहाड़ों की तरफ भाग गया था। हांस फिर जवाब देता है कि वह कोऑपरेट करेगा, लेकिन वह उनसे आग्रह करता है कि आज के लिए सर्च रोक दी जाए क्योंकि काफी देर हो चुकी है। वह वादा करता है कि अगले दिन सुबह सबसे पहले सर्च दोबारा शुरू की जाएगी। पीट घमंड से कहता है कि उसके आदमी घायल इंसान को ढूंढने के लिए काफी हैं, लेकिन हांस उसे समझाता है कि कॉम्पटन माउंटेन्स वैसी जगह नहीं है जिनकी उन्हें आदत है। वे घोड़े पर बैठकर ठीक से सर्च नहीं कर सकते और इसके अलावा पीट और उसके सारे आदमी भारी आर्मर पहने हुए हैं। हांस उसका ध्यान इस बात पर भी दिलाता है कि उसके आदमी पहले से ही थके हुए हैं। हांस पीट को भरोसा दिलाता है कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगली सुबह जल्दी सर्च शुरू की जाए। हांस को याद है कि उसके पिछले जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब हाउस कलिस्टा ने टाउन्स और फैमिली की मदद के लिए ट्रूप्स भेजे थे। कॉम्पटन माउंटेन्स पूरे किंगडम के सबसे रफ टेरेन्स में से एक हैं और हांस मानता है कि वह खुद भी लेयर सिर्फ अपने पास्ट नॉलेज और किस्मत की वजह से ही ढूंढ पाया था। मानता है कि पहाड़ों में एक घायल आदमी को एक दिन के अंदर ढूंढना बेहद मुश्किल है। पीट को सर्च टालने के लिए मना लेने के बाद
बाद हांस खुद लाकिया की तलाश में निकल पड़ता है। वह अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पूरे इलाके का एक वाइड स्कैन करता है। काफी मेहनत के बाद वह आखिरकार लाकिया को लोकेट कर लेता है। हांस वहां पहुंचता है जहां लाकिया पड़ा होता है और उसे घायल व बेहोश पाता है। उसकी चोटें बहुत गंभीर होती हैं और चूंकि हांस के पास अभी हीलिंग एबिलिटीज नहीं है तो वह सिर्फ स्प्रिंग आफ्टरनून आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। भले ही रिंग का असर कमजोर हो, लेकिन हांस जानता है कि कुछ न करने से बेहतर यही है। वह रिंग लाकिया की उंगली में पहनाता है और वह तुरंत काम करना शुरू कर देती है। फिर हांस फेदरिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है ताकि लाकिया हल्का हो जाए और वह उसे उठाकर घोड़े पर बैठा सके। हांस पहले ही तय कर चुका था कि वह लाकिया को इस बार हर हाल में बचाएगा। वह लाकिया को घोड़े पर बैठाकर पूरी रफ्तार से कासल की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह कासल के पास पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि पीट और उसके आदमी पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। कासल के सामने इंपीरियल फ्लैग लहरा रहा होता है। हांस खुद को संभाल लेता है और हालात से आगे निकलने का फैसला करता है। वह इनविजिबिलिटी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके खुद को और लाकिया दोनों को अदृश्य कर देता है। पूरा टाउन लाकिया के वांटेड पोस्टर से भर चुका होता है। यहाँ तक कि टाउन्स पीपल भी इस नए हालात से हैरान होते हैं। वांटेड पोस्टर में लाकिया की पहचान के लिए सब कुछ दिया होता है, उसकी नेवी ब्लू आंखें और उसके ग्रे बाल। कासल के अंदर पीट अपना बदतमीज रवैया जारी रखता है। उसे कासल बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह इसकी बुराई करता है। वह कहता है कि कासल को इन बना दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। वह और उसके नाइट्स इन बेकार के मजाकों पर हंसते रहते हैं, जबकि क्लॉड और बाकी सर्वेंट्स उन्हें ड्रिंक्स परोसते रहते हैं। पीट सर्वेंट्स के साथ भी बदतमीजी करता है। वह क्लॉड को घटिया सर्वेंट कहता है और शिकायत करता है कि पानी खराब है। क्लॉड मजबूरी में सिर झुकाकर उससे माफी मांगता है। तभी रिजीना हॉल में आती है और पीट से कहती है कि वह हिंसा से बचे। रिजीना उसे याद दिलाती है कि कैसल उन्हें और उनके इतने सारे लोगों को ठहरा रहा है जिसकी उन्होंने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। इसलिए वह उससे कहती है कि जो भी कमी हो उसे माफ करे। जैसा कि उम्मीद थी, पीट रिजीना को भी नीची नजर से देखता है और पूछता है कि वह कौन है। रिजीना अपना परिचय देती है, लेकिन पीट को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह कहता है कि यह घर बच्चों के हाथों में चल रहा है, जो शर्मनाक है। उसके मुताबिक बच्चों को सोना चाहिए और असली काम बड़ों को करना चाहिए। पीटे आगे रिजीना को थ्रोन के लिए डिसग्रेस कह देता है, जिससे रिजीना को गुस्सा आ जाता है। रिजीना उसे याद दिलाती है कि वह इस जमीन की रिप्रेजेंटेटिव है और उसे सम्मान मिलना चाहिए। पीट को उम्मीद नहीं थी कि रिजीना भी उसे उसी तरह चैलेंज करेगी जैसे हांस ने किया था। वह पलटते हुए कहता है कि कलिस्टा फैमिली में एरोगेंस खून में है। इस वक्त रिजीना पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है और उसका एक हिस्सा चाहता है कि उसका भाई जल्दी से सामने आ जाए। इसी बीच हांस बिना किसी को बताए अपने कमरे तक पहुंच चुका होता है, सब कुछ आर्टिफैक्ट की ताकत की वजह से। वह असल में पीट और रिजीना की बहस के वक्त उनके पास से ही गुजर चुका था। हांस मन ही मन वादा करता है कि जैसे ही वह लाकिया को सुरक्षित कर लेगा, वह सब कुछ संभाल लेगा। मौजूदा हालात देखकर हांस समझ जाता है कि मामला अब काफी मुश्किल हो चुका है। लाकिया के वांटेड पोस्टर्स हर जगह लगे हुए हैं और उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है। हांस ने यह भी नहीं सोचा था कि कासल नाइट्स से भरा होगा। लाकिया की हालत बहुत गंभीर है और उसे तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। हांस को डर लगने लगता है कि कहीं लाकिया इसी हालत में मर न जाए। तभी मेलीन कमरे में सफाई करने के लिए आती है। उसे नहीं लगा था कि कमरे में कोई होगा, इसलिए उसने नॉक नहीं किया, लेकिन हांस को अंदर देखकर वह चौंक जाती है। वह जल्दी से माफी मांगती है और बताती है कि उसे पता नहीं था कि लॉर्ड अंदर हैं। हांस बुरा नहीं मानता, बल्कि धीरे से उसे चुप रहने को कहता है। चूंकि मेलीन सही समय पर आ गई है, हंस इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह मेलीन से कहता है कि चुपचाप अलमन को कमरे में ले आए, बिना किसी को बताए। कुछ ही देर में अलमन कमरे में पहुंच जाता है। वह भी हांस को कासल में देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सबको लगा था कि वह अभी भी टूर पर है। अलमन हांस से कहता है कि उसे लॉबी में जाना चाहिए क्योंकि उसकी जरूरत है, लेकिन हंस बात टाल देता है और कहता है कि उसे पहले उन्हें कुछ दिखाना है। वह दोनों को अपने बिस्तर की तरफ ले जाता है, जहां घायल लाकिया लेटा होता है। दोनों सर्वेंट्स हांस के बेडरूम में वांटेड आदमी को देखकर सन्न रह जाते हैं। अलमन पूछता है कि क्या हांस ने ट्रेटर को खुद ही पकड़ लिया, लेकिन हांस कहता है कि वह ट्रेटर नहीं है। हंस बताता है कि लाकिया पर झूठा आरोप लगाया गया है, लेकिन वह अब भी सारे डिटेल्स नहीं बता सकता। फिर भी वह साफ कहता है कि उसने लाकिया को बचाने का फैसला किया है। हंस दोनों से लाकिया की रक्षा करने में मदद मांगता है, क्योंकि वह यह सब अकेले नहीं कर सकता। यह सुनकर दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हंस जानता है कि वे सोच रहे होंगे कि कालिस्ता जैसा एक छोटा
रूरल लॉर्ड जिसका इंपीरियल हाउस से कोई सीधा संबंध नहीं है, आखिर रॉड्रिगेज जैसी पावरफुल फैमिली के मामले में क्यों पड़ रहा है। इसके अलावा आलमान और मिलाइन सर्वेंट्स हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें नोबल्स के आदेश मानने के लिए ही पाला गया है। वे चाहें तो यह बात पीट जैसे दूसरे नोबल को भी बता सकते हैं। इतने सारे रिस्क होने के बावजूद हांस मेलिन से कहता है कि वह उसे अपने कमरे में असाइन करेगा ताकि वह लाकिया की देखभाल कर सके। मेलिन याद दिलाती है कि उसे घावों का इलाज करना नहीं आता। हांस यह जानता है और कहता है कि उसे बस लाकिया के घाव साफ करने हैं और उसे खाना देना है। वह वादा करता है कि इसके बदले वह मेलिन को बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। फिर हांस आलमन की तरफ मुड़ता है और उससे एक बहुत बड़ा एहसान मांगता है। वह कहता है कि उसे लाकिया जैसा दिखने वाला एक कॉर्प्स चाहिए, एक ऐसा जवान लड़का जिसकी बॉडी बनावट और बालों का रंग ग्रे जैसा हो। आंखों का रंग भी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं। यह सुनकर आलमन भी सन्न रह जाता है और हांस उसकी हालत समझता है। उसे पता है कि वह बहुत मुश्किल काम मांग रहा है, लेकिन वह साफ कहता है कि उसे हर हाल में लाकिया को बचाना है। हांस जानता है कि सर्वेंट्स अब भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते, क्योंकि कोई नहीं मानता कि कोई इंसान इतना अचानक बदल सकता है। उनके लिए वह अब भी वही स्पॉइल्ड ब्रैट है जो सर्वेंट्स को डराता था। उसे डर है कि जो काम उसने उनसे कहा है उससे कहीं वे उसे धोखा न दे दें। लेकिन हांस के पास और कोई रास्ता नहीं है। उसे बस यही उम्मीद करनी होगी कि वे मान लें कि वह सच में बदल चुका है। हांस आलमन से कहता है कि फिलहाल उन्हें बस उस पर भरोसा करना होगा। आखिरकार आलमन चुप्पी तोड़ता है। वह कहता है कि नोबल्स के बीच भी रैंक्स होते हैं, इंपीरियल डिक्री सबसे ऊपर होती है, लेकिन इसके बावजूद वह मानता है कि वह सिर्फ एक ही इंसान की सेवा करता है और वह है काउंट कलिस्टा। यह सुनकर हांस पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अल्मन उसकी फैमिली के प्रति कितनी गहरी वफादारी रखता है। अल्मन फिर हांस से पूछता है कि क्या उस पर कोई बाहरी दबाव या जबरदस्ती तो नहीं है। वह जानना चाहता है कि क्या लाकिया को बचाने का फैसला सच में हंस का अपना है। हंस समझ जाता है कि अल्मन ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि फ्लिन भी यही कहता था कि उसकी उम्र का लड़का आसानी से दूसरों के बहकावे में आ सकता है। अल्मान आगे कहता है कि जब तक उसे यह पक्का नहीं हो जाता कि कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है, वह हांस की बात मानने का फैसला नहीं कर सकता। अल्मान की इस लॉयल्टी को देखकर हांस को और भी ज्यादा नफरत होती है उस पुराने एड्रियन से, जिसने ऐसे इंसान को दूर धकेल दिया था। आखिरकार हांस अल्मान को जवाब देता है और भरोसा दिलाता है कि यह फैसला पूरी तरह उसका अपना है। वह जोड़ता है कि यह फैसला न सिर्फ कलिस्टा लैंड के लिए बल्कि वहां रहने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। जैसे ही आलमन को पुष्टि मिल जाती है, वह काउंट के सामने सिर झुकाता है और बताता है कि वह मांगे गए कॉप्स का इंतजाम कर देगा। आलमन के पीछे पीछे मेलिन भी पूरी कोशिश करने की कसम खाती है। हांस को खुशी होती है कि वह दोनों को मदद के लिए मना पाया। कुछ ही देर बाद नाइट्स ओवेन के कमरे की तलाशी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेजिना दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें रोक लेती है। वह कहती है कि यह कमरा उसकी माँ का है और उन्हें वापस जाने को कहती है। अच्छी बात यह होती है कि हांस भी सही समय पर वहां पहुंच जाता है। वह सख्त लहजे में पूछता है कि सोल्जर्स काउंटेस के बेडरूम में तलवार लेकर क्यों घुस रहे हैं, खासकर जब वह बीमार है। सोल्जर कहता है कि उसने सुना है कलिस्टा फैमिली कोऑपरेट कर रही है। हांस मान लेता है, लेकिन याद दिलाता है कि उन्होंने सर्च की अनुमति कभी नहीं दी। हांस के मुताबिक लॉजिंग देना और ट्रेटर को ढूंढने के लिए ट्रूप्स देना ही कोऑपरेशन है। वह सोल्जर से पूछता है कि क्या डिक्री में कहीं लिखा है कि उन्हें कासल की तलाशी लेनी है। अपनी हार समझकर सोल्जर को पीछे हटना पड़ता है। रेजिना अपने भाई को देखकर राहत महसूस करती है और पूछती है कि ट्रेटर घूम रहा है तो क्या वह ठीक है। हांस उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। वह पीठ को संभालने के लिए रेजिना की तारीफ भी करता है। यह सुनकर रेजिना चौंक जाती है, क्योंकि हांस तो उस वक्त वहां था ही नहीं। हांस को एहसास होता है कि वह फिसल गया है, लेकिन वह जल्दी से बात बदल देता है और कहता है कि उन्हें अंदर जाकर माँ को देखना चाहिए। माँ के कमरे में ओवेन बच्चों को सावधान रहने को कहती है, क्योंकि ट्रेटर उनकी जमीन में घूम रहा है। वह यह भी कहती है कि वे इंपीरियल नाइट से कोऑपरेट करें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। उसे नहीं पता कि हांस पहले ही उस सीमा को पार कर चुका है। हांस अपनी माँ को भरोसा दिलाता है कि उसने सर्च में मदद के लिए ट्रूप्स दे दिए हैं और चूंकि ट्रेटर घायल है वह जल्दी मिल जाएगा। फिर हांस अपनी माँ से झूठ बोलता है कि टूर के दौरान उसकी मुलाकात एक बूढ़ी विदेशी औरत से हुई थी। वह कहता है कि उसने उस औरत की मदद की और बदले में उसने उसे स्पेशल एनर्जी से भरी एक रिंग दी। हांस अपनी माँ को भरोसा दिलाता है कि यह रिंग पहनने से धीरे धीरे उसकी सेहत ठीक हो जाएगी।
ओवेन हैरान होती है क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसका बेटा ऐसी बातों पर यकीन करेगा। हांस कहता है कि भले ही वह पूरी तरह विश्वास न करे, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ को यह खूबसूरत रिंग देना चाहता है। हंस रिंग अपनी माँ की उंगली में पहनाता है और आर्टिफैक्ट तुरंत काम करने लगता है। ओवेन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहती है कि उसे सच में बेहतर महसूस हो रहा है। रेजिना भी यह देखकर चौंक जाती है। ओवेन रिंग के जेम को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि यह येलो सैफायर है। रिंग की बनावट देखकर ओवेन भी अंदाजा लगा लेती है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। हांस ही अकेला है जो इसकी असली कीमत जानता है और उसे पता है कि अगर लोगों को मालूम हो गया कि यह रिंग अकेले ही एक कासल से ज्यादा कीमती है तो भारी बवाल मच जाएगा। एक दिन बाद भी लाकिया धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। हांस और मेलिन बारी बारी से कमरे की रखवाली कर रहे होते हैं। दिन में मेलिन लाकिया का ध्यान रखती है और रात में हांस। पिछले जीवन में हांस खुद सर्वेंट रहा है, इसलिए रात जागना उसके लिए नई बात नहीं है, लेकिन अब उसे कम थकान महसूस होती है जो ड्रैगन हार्ट की वजह से है। फिर भी हांस को अपनी चिंता नहीं है बल्कि लाकिया की है। उसे नहीं पता कि लाकिया का घाव ऐसे ही छोड़ देने से ठीक होगा या नहीं। उसने खून और पस साफ कर दिया है लेकिन जख्म बहुत गहरा है। तभी दरवाजे पर 5 बार नॉक होती। हांस बताता है कि उसने और मिलाइन ने एक ट्रिक बनाई है। उनमें से कोई भी आएगा तो 5 बार नॉक करेगा ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वही है, क्योंकि वे किसी और सर्वेंट को सच्चाई पता चलने का रिस्क नहीं ले सकते। मिलाइन कमरे में मेडिसिनल हर्ब्स लेकर आती है। हांस यह देखकर हैरान हो जाता है और मिलीन बताती है कि लाकिया का बाहरी घाव बहुत गंभीर है, इसलिए वह ऐसे हर्ब्स लाई है जो डिसइंफेक्शन और रिकवरी के लिए अच्छे होते हैं। हांस और भी हैरान होता है और पूछता है कि उसे हर्ब्स की जानकारी कैसे है। मिलीन बताती है कि उसका पिता हर्बलिस्ट था और जब वह काम करता था तो वह अक्सर उसे देखती थी। तब हांस को याद आता है कि मिलीन ने पहले भी बताया था कि उसने हर्बल टी बनाना सीखा है। हांस को लगता था कि मिलीन सिर्फ टी बना सकती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह हर्ब्स भी संभाल सकती है। मिलीन हर्ब्स को पीसती है, उन्हें लाकिया के घावों पर लगाती है और फिर पट्टी बांध देती है। हांस खुश होता है कि उसके पास मिलीन जैसी लड़की है जो असल में एक हीलर है। मिलीन जोश से जो कुछ भी कर रही होती है उसे देखकर हांस को उम्मीद रहती है कि लाकिया ठीक हो जाएगा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन लाकिया के होश में आने का कोई संकेत नहीं मिलता। अब पूरे 5 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन लाकिया अब भी बेहोश ही रहता है। उस दिन बाद में मिलीन कमरे में आती है और जैसे ही अंदर कदम रखती है वह चौंक जाती है क्योंकि लाकिया वहां कहीं दिखाई नहीं देता। वह घबराकर तुरंत हांस को ढूंढने के लिए भागती है और उसे पता भी नहीं होता कि लाकिया होश में आ चुका है और एक कुर्सी के पीछे छिपा हुआ है। छिपे हुए ही लाकिया बाहर मौजूद ट्रूप्स की आवाज सुनता है जो एक बहुत अहम घोषणा कर रहे होते हैं। वे कह रहे होते हैं कि उन्हें पहाड़ों में लाकिया की लाश मिल गई है। यह सुनकर लाकिया को जबरदस्त झटका लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि हांस पहले से ही उसी कमरे में मौजूद है। अपने इनविजिबिलिटी आर्टिफैक्ट की वजह से हांस बिना लाकिया को पता चले उसके पास पहुंच जाता है। हांस लाकिया का नाम लेकर अपनी मौजूदगी का ऐलान करता है और हैरानी जताता है कि वह पहले ही होश में आ चुका है। असल में हांस को पहले से ही पता था कि लाकिया जाग चुका है। ड्रैगन हार्ट की वजह से उसकी सेंसेस बहुत तेज हो चुकी हैं और वह लाकिया की सांसों में आए बदलाव को महसूस कर चुका था। लाकिया ने सिर्फ इसलिए बेहोशी का नाटक किया था क्योंकि वह हालात को लेकर शक में था। हांस को इस पर हैरानी नहीं होती क्योंकि भाग रहे इंसान के लिए यह बिल्कुल सही कदम था। लाकिया जब होश में आया होगा तो उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया होगा जहां एक लड़का और एक लड़की उसकी देखभाल कर रहे थे जिन्हें वह जानता भी नहीं था। यह सब जानते हुए हांस समझ जाता है कि लाकिया उससे सतर्क रहेगा। लाकिया अपनी सतर्कता दिखाते हुए हांस की तरफ एक चारकोल पिकर तान देता है। वह हांस से उसका नाम पूछता है और यह भी कि क्या वह बाहर मौजूद ट्रूप्स का हिस्सा है। हांस दोस्ताना अंदाज अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन लाकिया उसे पास आने से मना कर देता है। हांस उसे शांत होने को कहता है क्योंकि वह अभी भी घायल है। वह सुझाव देता है कि वे बैठकर बात करें ताकि वह सब समझा सके। आखिरकार लाकिया बैठने के लिए मान जाता है, लेकिन वह हथियार अपने पास ही रखता है ताकि अगर हांस कुछ गड़बड़ करे तो वह तैयार रहे। हांस जानता है कि उसकी बातों और उसके रवैये पर ही सब कुछ निर्भर करेगा ताकि लाकिया को यकीन दिला सके कि वह दुश्मन नहीं है। हांस आखिरकार लाकिया को पूरी कहानी बताता है और यह सब सुनने के बाद लाकिया का पहला सवाल लाश को लेकर होता है। उसे हैरानी होती है कि जो लाश सोल्जर्स को मिली वह हांस द्वारा तैयार की गई नकली थी। हांस पुष्टि करता है कि उसने लाश को लाकिया जैसा बना दिया था। उसने उस लाश को लाकिया के कपड़े पहनाए थे और उसकी सिग्नेट रिंग भी उसी पर डाल दी थी। हांस इसके लिए लाकिया से माफी भी मांगता है कि उसने उसकी चीजें बिना पूछे इस्तेमाल की। लाकिया हांस को याद दिलाता है कि पीट उसका चेहरा जानता है, यानी वह नकली लाश से धोखा नहीं खाएगा। हांस इस बात को मानता है, इसी वजह से उसने सब कुछ बहुत ध्यान से किया था। चूंकि अगस्त का महीना है और बारिश हो रही है, हांस ने लाश को स्वैम्प में छोड़ दिया ताकि वह अपने आप सड़ जाए। नाइट्स पहले से ही जंगल की खोज से थके हुए थे और पीट को जानते हुए वह भी जल्दी से मामला निपटाना चाहता था। इसी वजह से हांस पीट
और सोल्जर्स को धोखा देने में कामयाब हो गया। हांस फिर लाकिया से कहता है कि वह 5 साल तक छिपकर रहे, क्योंकि तब तक उसका नाम साफ हो जाएगा। वह सुझाव देता है कि लाकिया इसी टेरिटोरी में 5 साल तक रहे। यह सुनकर लाकिया डिफेंसिव हो जाता है और पूछता है कि हांस को कैसे पता कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। उसे शक होता है कि हंस इस सब में किसी तरह शामिल है, लेकिन हंस कहता है कि वह अब भी अपनी जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता। लाकिया यह भी पूछता है कि 5 साल बाद क्या होगा, लेकिन हंस फिर भी कुछ बताने से मना कर देता है। वह सिर्फ लाकिया से भरोसा करने की गुजारिश करता है, लेकिन लाकिया इसके लिए तैयार नहीं होता। लाकिया कहता है कि वह हंस की मदद के लिए आभारी है, लेकिन वह अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के भरोसे नहीं छोड़ सकता जो जरूरी बातें बताने से इनकार कर रहा हो। हंस समझ जाता है कि लाकिया ऐसा क्यों सोच रहा है। उसे सबने धोखा दिया था और उसे ट्रेटर बना दिया गया था। हंस जानता है कि अब लाकिया को हर इंसान दुश्मन ही लगेगा, इसलिए उसे हालात को बहुत समझदारी से संभालना होगा। तभी हंस एक इल्यूजन स्पेल का इस्तेमाल करता है और लाकिया के बालों और आंखों का रंग बदल देता है। यह देखकर लाकिया पूरी तरह चौंक जाता है और उसे यह नामुमकिन लगता है। हंस ने उसके सामने ही एक इल्यूजन स्पेल इस्तेमाल कर लिया था और यह एक एडवांस्ड स्पेल है। इसके अलावा हंस ने कोई इनकेंटेशन भी नहीं बोली थी। यह ऐसा काम है जो इंपीरियल कोर्ट के मेजेस तक नहीं कर सकते, और हंस ने इसे ऐसे कर दिया जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। लाकिया इतना हैरान हो जाता है कि बोल ही नहीं पाता। हंस उसका ध्यान वापस खींचता है और कहता है कि बहुत सारी बातें हैं जो वह अभी उसे नहीं बता सकता, और वह यह भी समझता है कि लाकिया को सावधान रहने की जरूरत क्यों है। लेकिन हंस उसे भरोसा दिलाता है कि उसका इरादा उसे या एम्परर को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। हंस लाकिया से भरोसा करने की गुजारिश करता है और कुछ पल की चुप्पी के बाद लाकिया आखिरकार मान जाता है कि वह हंस पर तब तक भरोसा करेगा जब तक उसे शक करने की वजह नहीं मिलती। हंस को यह सुनकर खुशी होती है, क्योंकि लाकिया की उसके प्रति दुश्मनी कम हो गई थी। उसने लाकिया के बारे में सुना था कि वह एक सॉफ्ट इंसान है, लेकिन हंस समझ गया कि जो कुछ उसके साथ हुआ है उसने उसे बदल दिया है। हंस अपने दिमाग में एक अजीब सा दृश्य सोचता है, जैसे कोई डरी हुई बिल्ली उस पर हमला करने की कोशिश कर रही हो। कुछ समय बाद पीट लाकिया की मौत की खबर एम्परर को देता है। उसे उम्मीद होती है कि एम्परर खुश होगा, लेकिन एम्परर का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। पीट एम्परर को याद दिलाता है कि लाकिया ने उसे और उसके परिवार को जहर देकर मारने की योजना बनाई थी। पीट को संतुष्ट करने के लिए एम्परर दिखावे की खुशी जताता है। जब पीट चला जाता है तो एम्परर टूट जाता है। वह सिर पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है कि काश सब कुछ अलग होता। उसी दुख के पल में एम्परर खुद से वादा करता है कि वह लाकिया की इज्जत एक दिन जरूर वापस लाएगा। कलिस्टा में वापस लाकिया धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में ढल रहा होता है। हंस उसे सबके सामने अपना नया गार्ड बताता है। जब हंस स्टडी में मीटिंग बुलाता है तो लाकिया भी वहां मौजूद होता है। रेजिना भी वहां होती है, लेकिन वह लाकिया को लेकर सतर्क रहती है। वह अल्मन से पूछती है कि क्या लाकिया ठीक है, और अल्मन उसे भरोसा दिलाता है कि लाकिया बिल्कुल नॉर्मल है। अल्मन झूठ बोलता है कि हंस ने लाकिया को टूर के दौरान पाया था। फिर अल्मन रेजिना से पूछता है कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। रेजिना कहती है कि असल में कुछ नहीं, लेकिन जिस तरह लाकिया खुद को कैरी करता है उससे उसे लगता है कि वह कोई नोबल है। यही बात उसे परेशान करती है। उसे समझ नहीं आता कि नोबल जैसा दिखने वाला इंसान कलिस्टा जैसी दूर दराज जगह पर गार्ड क्यों बनेगा। इसके बाद वे लाकिया की बात छोड़कर यह सोचने लगते हैं कि हंस ने उन्हें स्टडी में क्यों बुलाया है, लेकिन किसी को भी वजह पता नहीं होती। दूसरी तरफ लाकिया इस बात से प्रभावित होता है कि हंस उसकी पहचान छुपाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। पूरे कासल में सिर्फ हंस, मेलीन और अल्मन ही उसकी असली पहचान जानते हैं। लाकिया को कासल के हर इंसान की चिंता होती है, लेकिन जिस इंसान की उसे सबसे ज्यादा चिंता है वह वही है जो अभी स्टडी में दाखिल हुआ है, हंस। लाकिया हैरान होता है कि हंस इतनी कम उम्र में भी कासल को इतनी अच्छी तरह चला रहा है। हंस ने 12 साल की उम्र में जिम्मेदारी संभाली थी, मतलब उसके पास पहले कोई खास अनुभव नहीं रहा होगा। फिर भी लाकिया फेक कॉप्स वाले प्लान से बहुत प्रभावित होता है। इसके अलावा हंस हर किसी को काफी अच्छे से संभाल रहा है। लाकिया को तो यह भी लगता है कि हंस उससे भी ज्यादा मैच्योर है। जिस तरह से वह सब कुछ हैंडल करता है, वह कासल के मैनेजमेंट की भी तारीफ करता है। सारे सर्वेंट्स मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहे हैं, जो कैपिटल में भी आम बात नहीं है। लाकिया को यकीन ही नहीं होता कि यह सब एक 15 साल का लड़का चला रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, आखिर यह लड़का है कौन। स्टडी में आने के करीब 10 मिनट बाद हंस बोर्ड पर कुछ ऐसा लिख देता है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। हंस अपनी इंटेंशन बताता है कि वह एक बैंक खोलना चाहता है,
ये सुनते ही लकिया चिल्ला पड़ता है और कहता है कि बैंक खोलने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। वह यह भी चेतावनी देता है कि बहुत सारे लोग बैंक खोलने की कोशिश में दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन हांस शांत रहते हुए कहता है कि उसे पता है कि ज्यादातर लोग क्यों फेल हुए। हांस समझाना शुरू करता है कि बैंक सिर्फ जमीन या कैपिटल इकट्ठा करने का नाम नहीं है, असली मुश्किल एक कॉम्पिटेंट टीम बनाना है। हैंस बताता है कि बैंक बनाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो एसेट्स संभाल सकें और इन्वेस्टमेंट्स का सही आकलन कर सकें। उन्हें अकाउंटेंट्स चाहिए और ऐसे लोग भी जो वैल्यूएबल्स की सुरक्षा कर सकें। हांस मानता है कि कलिस्टा के पास ऐसे काबिल लोगों को रिक्रूट करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई खास कनेक्शंस नहीं है। इसी वजह से हंस अपना प्लान बताता है कि वह टेरिटरी में ही एक एकेडमी शुरू करेगा, जहां वे अपने ही लोगों को ट्रेन कर सकें। हंस हर चीज को 2 ट्रैक्स में बांटने की योजना बनाता है, अकाउंटिंग ट्रैक और सिक्योरिटी ट्रैक। ये सब समझाते हुए लकिया को एहसास होता है कि हंस ने हर पॉसिबल आउटकम के बारे में गहराई से सोचा है। फिर भी लकिया पूरी तरह प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि हंस का प्लान अभी भी प्रैक्टिकल रियलिटी से काफी दूर है। तभी रेजिना एक बेहद जरूरी और सही सवाल उठाती है। वह अपने भाई को याद दिलाती है कि कॉमनर्स एकेडमी की ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर सिर्फ नोबल्स ही पढ़ाई करते हैं। हंस रेजिना की चिंता को मानता है, लेकिन बताता है कि उसने इसका सोल्यूशन पहले से सोच रखा है। वह साफ कहता है कि एकेडमी में पढ़ने वालों से कोई फी नहीं ली जाएगी। ये सुनकर अल्मन भी हैरान रह जाता है, लेकिन हंस मुस्कुराते हुए अल्मन को सुधारता है। वह कहता है कि वह एकेडमी में आने वालों को स्टूडेंट्स नहीं मानेगा, उसके लिए वे वर्कर्स इन ट्रेनिंग होंगे और इसी वजह से वह उन्हें सैलरी भी देगा। हंस मुस्कान के साथ कहता है कि कॉमनर्स को पढ़ाई के दौरान पैसे दिए जाएंगे। ये सुनते ही अल्मान, रेजिना और लाकिया तीनों सन्न रह जाते हैं। लाकिया समझ जाता है कि हंस मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह सीरियस है। कुछ ही देर बाद अल्मान सर्वेंट्स को इकट्ठा करता है और उन्हें नया प्लान समझाता है। वह एकेडमी की ऑपरेशनल प्लानिंग के बारे में बताता है, जिसका मकसद कलिस्टा बैंक की फाउंडेशन को सपोर्ट करना है। हांस के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एकेडमी के पहले बैच के स्टूडेंट सर्वेंट्स में से ही चुने जाएंगे। अल्मन स्टाफ से कहता है कि जो इंटरेस्टेड हों वे हाथ उठाए। क्लॉड सबसे पहले हाथ उठाकर सवाल करता है। वह जानना चाहता है कि क्या उन्हें सच में सीखते हुए पैसे मिलेंगे। अल्मन उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन लर्निंग पीरियड के दौरान उनकी रेगुलर सैलरी थोड़ी कम की जाएगी। वह यह भी साफ करता है कि यह कटौती उनके लिविंग कॉस्ट को प्रभावित नहीं करेगी। ये सुनते ही सर्वेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ज्यादातर लोग पहले से ही एक्साइटेड होते हैं और जो किताबों में अच्छे नहीं हैं, वे सिक्योरिटी डिवीजन ज्वाइन करने का सोचते हैं। क्लॉड अब तक हांस ने जो कुछ किया है उससे हैरान है। वह जानता है कि एकेडमीज आम तौर पर नोबल्स के लिए होती हैं, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वह जैसे कॉमनर्स अकाउंटिंग या सिक्योरिटी कैसे सीख पाएंगे। तभी मिलीन उसे याद दिलाती है कि वह मैथ में अच्छा है। इसके अलावा क्लॉड एरेंस को भी काफी अच्छे से हैंडल करता है। मिलीन उसे सजेस्ट करती है कि वह कोशिश करे, क्योंकि उसमें काबिलियत है। फिर भी क्लॉड को अपने ऊपर शक रहता है। उसे नहीं लगता कि सर्वेंट्स का एकेडमी में पढ़ना सच में कुछ बदलेगा। मिलीन थोड़ी देर सोचती है और फिर उसे बताती है कि वह एस्टेट छोड़ने वाली है। ये सुनकर क्लॉड चौंक जाता है। मिलीन समझाती है कि उसने हाल ही में हंस की एक काम में मदद की थी और रिवॉर्ड के तौर पर हंस उसे मेडिसिन की पढ़ाई स्पॉन्सर कर रहा है। पहले उसे लगा था कि यह उसके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें देखकर उसने ऑफर एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया है। मिलीन को याद आता है कि कैसे लाकिया की जान बचाने के बाद उसने उसे धन्यवाद दिया था। वह एक पल उसके लिए बहुत मायने रखता था। उस एक पल ने उसे गर्व से भर दिया और उसे एहसास कराया कि वह इससे कहीं बेहतर कर सकती है। भले ही यह सब बहुत बड़ा लगे, फिर भी मिलीन इसे आजमाना चाहती है, और क्योंकि वह यह मौका लेने जा रही है, वह क्लॉड से भी यही करने को कहती है। मिलीन की बातें क्लॉड के दिल में उतर जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वह सही कह रही है। आखिरकार क्लॉड अकाउंटिंग क्लास में एनरोल कर लेता है। फिर भी उसके मन में शक बना रहता है। उसे डर लगता है कि कहीं वह फेल न हो जाए। सर्वेंट्स की सैलरी हाल ही में बढ़ी थी और वह सोचता है कि शायद उसे वहीं रुककर आराम से जिंदगी जी लेनी चाहिए थी। जब क्लॉड अपना टेस्ट पेपर इंस्ट्रक्टर पोआतिये को देता है तो इंस्ट्रक्टर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। क्लॉड इसे नॉर्मल बताने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि उसका काम खास है। वह कहता है कि बेसिक अरिथमेटिक हर कोई कर सकता है, लेकिन बुक कीपिंग हर किसी के बस की बात नहीं होती। इंस्ट्रक्टर जोड़ता है कि कई स्मार्टेस्ट नोबल्स भी इसमें गलती करते हैं, लेकिन क्लॉड ने इसे परफेक्टली किया है। पोआतिये मानता है कि जब उसे इंस्ट्रक्टर बनाया गया था तब वह स्केप्टिकल था, लेकिन क्लॉड की परफॉर्मेंस ने उसे सच में उम्मीद दी है। इंस्ट्रक्टर पूरे भरोसे के साथ कहता है कि क्लॉड एक दिन बहुत बढ़िया अकाउंटेंट बनेगा। शुरुआत में क्लॉड को खुद पर शक होता है, लेकिन फिर उसे हांस की सारी कुर्बानियां याद आती हैं जो वह सबके बेहतर भविष्य के लिए कर रहा है। यही सोचकर क्लॉड तय करता है कि वह पूरी मेहनत करेगा और खुद को साबित करेगा।
जाएगा। सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेशन में हांस चौंक जाता है जब वह देखता है कि सारे स्टूडेंट्स सजा काट रहे हैं और यह सब लाकिया के आदेश पर हो रहा है। लाकिया सबको डांटता है और उन्हें बेकार कहता है। दरअसल 30 मिनट पहले स्टूडेंट्स बड़े घमंडी अंदाज में आए थे। वे लाकिया से बदतमीजी से बात कर रहे थे जब तक लाकिया ने उन्हें सबक नहीं सिखाया और बुरी तरह पीटा नहीं। अब जब उसने अपनी ताकत दिखा दी है तो स्टूडेंट्स के पास लाकिया की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लाकिया इससे भी खुश नहीं होता और हांस से कहता है कि अकाउंटिंग डिवीजन ठीक है लेकिन सिक्योरिटी डिवीजन गुंडों से भरी हुई है। उसके हिसाब से ऐसे लो लाइफ्स को सिखाना उसके समय और ताकत की बर्बादी है। यह देखकर कि लाकिया बिल्कुल मोटिवेट नहीं है, हांस उसे खींचकर एक प्राइवेट जगह ले जाता है ताकि बात कर सके। हंस लाकिया से कहता है कि उसे उसकी काबिलियत पता है और यह भी कि उसने एम्परर को खुद तलवार चलाना सिखाया था। लाकिया जवाब देता है कि वह सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि एम्परर खुद सीखना चाहता था। फिर लाकिया हंस से पूछता है कि क्या वह राजा की तुलना कॉमनर्स से कर रहा है, लेकिन हंस मना कर देता है। हंस कहता है कि वह यह उदाहरण सिर्फ यह बताने के लिए दे रहा है कि लाकिया कितना अच्छा टीचर है। हंस आगे जोड़ता है कि कलिस्टा के पास कोई प्रॉपर नाइट ऑर्डर नहीं है और ओजवाल्ड ही अकेला नाइट बचा है, लेकिन वह इंस्ट्रक्टर बनने के लिए बहुत बूढ़ा है। फिर हंस एक बहुत बड़ी बात कहता है। वह कहता है कि राजा और कॉमनर में कोई फर्क नहीं है। इंसान तो इंसान ही होते हैं, चाहे नोबल हो या नहीं। आखिर में फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी की पोटेंशियल को कोई पहचान लेता है और उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। मौजूदा हालात में हांस को लगता है कि इस काम के लिए लाकिया सबसे सही इंसान है। यह बात लाकिया को अंदर तक छू जाती है। उससे एहसास होता है कि हांस में उससे कहीं ज्यादा कन्विक्शन है जितना उसने सोचा था। लाकिया कहता है कि उसे ज्यादा समय और रिसोर्सेज चाहिए होंगे, लेकिन हंस उसे भरोसा दिलाता है कि वह हर तरह से सहयोग करेगा। लाकिया यह भी नोटिस करता है कि अब हंस उसे बात करते हुए काफी कंफर्टेबल हो गया है। जब वे पहली बार मिले थे तब हंस ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसकी नर्वसनेस खत्म हो चुकी है। हंस लाकिया से कहता है कि वह उसे एक भरोसेमंद इंसान मानता है, इसलिए उसे खुलकर बात कर पा रहा है। लाकिया को हंस की तारीफें सुनकर झुंझलाहट होती है और वह जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड वापस चला जाता है। वहां पहुंचकर वह जो देखता है उससे हैरान भी होता है और प्रभावित भी। ज्यादातर स्टूडेंट्स अब भी उसी पोस्चर में खड़े होते हैं जिसमें उसने उन्हें छोड़ा था। लाकिया को हंस की बात याद आती है कि लोग बस लोग होते हैं जब तक कोई उनकी पोटेंशियल को पहचान न ले। यह सोचकर लाकिया हल्की सी मुस्कान देता है और आखिरकार तय करता है कि वह इन लो लाइफ्स को पूरी मेहनत से ट्रेन करेगा। वह स्टूडेंट्स को उठने को कहता है और बताता है कि उन्हें सिर्फ मसल्स या दिखावा नहीं चाहिए बल्कि ग्रिट और परसिस्टेंस चाहिए। वह कहता है कि सजा मिलने के बाद भी यहाँ टिके रहना ही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है और उन्हें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसके साथ ही लाकिया अपनी क्लास को पूरे जोश से शुरू कर देता है। पहले लाकिया सोचता था कि उसे अगले 5 साल छुपकर एक बोरिंग जिंदगी जीनी पड़ेगी, लेकिन अब वह खुश है कि उसके पास कुछ मीनिंगफुल करने को है। उसी साल यानी ईयर 853 में कलिस्टा एकेडमी की स्थापना होती है ताकि कलिस्टा बैंक की नींव रखी जा सके। एकेडमी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, अकाउंटिंग और सिक्योरिटी, एंड इसमें दाखिला सिर्फ इस इलाके के कॉमनर्स को मिलता है। और फिर देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद हांस की माँ की हालत अब काफी बेहतर हो चुकी है, सब कुछ आर्टिफैक्ट की वजह से। वह अपने कमरे से बाहर निकलती है जो उसने बहुत समय से नहीं किया था। रेजिना को उसकी चिंता होती है, लेकिन ओवेन उसे भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है। उसे प्रकृति की खुशबू बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह बाहर आई है। खुश होकर ओवेन रेजिना से कहती है कि वह उसके साथ टहलने चले। इन 3 सालों में इलाके में बहुत कुछ बदल चुका होता है। ओवेन की सेहत लौट आई है और बाकी बहुत से बदलाव भी आ चुके हैं। उधर कहीं और टैक्स कलेक्टर्स एक औरत के घर पहुंचते हैं और उससे बहुत बड़ी रकम टैक्स के नाम पर मांगते हैं। वह औरत पूरी तरह घबरा जाती है क्योंकि उसके पास इतना बड़ा टैक्स चुकाने का कोई तरीका नहीं होता। बेबस औरत और टैक्स कलेक्टर्स के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी उसका बेटा घर से बाहर आता है। हैरानी की बात यह होती है कि वह बेटा क्लॉड होता है और उसे अकाउंटिंग और टैक्सेस की पूरी जानकारी होती है। 3 सालों से पढ़ रहा है और अब वह एक सर्वेंट की तरह नहीं बल्कि फॉर्मल कपड़ों में रहता है। वह बेझिझक करप्ट टैक्स कलेक्टर्स को रिवाइज टैक्स रेट याद दिलाता है। दोनों अधिकारी बहस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि क्लॉड को सच में सब पता है। लो इनकम सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल लो टैक्स रेट होता है और क्योंकि उसकी माँ इसी कैटेगरी में आती है, क्लॉड इसी आधार पर
टैक्स कलेक्टर्स को रोक देता है। अधिकारियों के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और क्लॉड उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर कभी उनके बारे में कोई भी गलत रिपोर्ट सुनी तो वह उनके खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करेगा। दोनों टैक्स कलेक्टर्स डर के मारे मुर्गियों की तरह भाग जाते हैं और क्लॉड की बात मान लेते हैं। उनके जाने के बाद क्लॉड अफसोस जताता है कि इलाके में अब भी ऐसे बैड एग्स मौजूद हैं। उसकी माँ को उसकी चिंता होती है, लेकिन क्लॉड उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है। बूढ़ी औरत नहीं चाहती कि क्लॉड अधिकारियों से उलझे, क्योंकि उसे डर है कि वे बदला ले सकते हैं। लेकिन क्लॉड अपनी माँ को समझाता है कि हांस है जो किसी भी परेशानी से उन्हें बचा लेगा। इधर कासल के अंदर एक नई मेड हांस के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वह कई बार नॉक करती है, तभी एक पुरानी मेड वहां आ जाती है। वह जूनियर मेड को दरवाजे पर लगा हुआ एक्स साइन दिखाती है। वह उसे बताती है कि जब भी यह साइन लगा हो तो किसी को भी हांस को डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर नई मेड हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या हांस अंदर कुछ खास कर रहा है, लेकिन पुरानी मेड को भी नहीं पता कि कमरे के अंदर क्या हो रहा होता है। वह यह भी जोड़ती है कि जब एक्स साइन लगा होता है तब लाकिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। उन्हें नहीं पता कि जब भी हांस यह साइन लगाता है वह लेयर में चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ वह लेवल अप करता है और सिफ्रेड से मिलता है, जिससे उसने पिछले 3 सालों से बात नहीं की थी। ड्रैगन हांस की अब तक की प्रोग्रेस देखकर बहुत इम्प्रेस्ड होता है। असल में हांस अब 6th सर्कल तक पहुंच चुका होता है, जो बेहद बड़ी बात है, क्योंकि इंपीरियल कोर्ट का मेज भी सिर्फ 5th सर्कल तक ही पहुंच पाया है। साइफ्रेड नोटिस करता है कि हांस अब ड्रैगन हार्ट के साथ पूरी तरह मर्ज कर चुका है, यानी अब वह लार्ज स्केल मैजिक इस्तेमाल करने में सक्षम है। ड्रैगन हांस के सिर पर हाथ रखकर उसकी तारीफ करता है कि उसने सिर्फ 3 सालों में इतनी ग्रोथ कर ली पाए थे। सिफ्रेड फिर हांस से पूछता है कि क्या वह कोई डिसाइपल्स ट्रेन कर रहा है, लेकिन हांस को समझ नहीं आता कि ड्रैगन क्या कहना चाहता है। सिफ्रेड समझाता है कि सारे महान मेजेस के पास हमेशा डिसाइपल्स होते हैं और चूंकि उसका मकसद दुनिया में मैजिक को जिंदा रखना है, इसलिए वह चाहता है कि हांस भी डिसाइपल्स बनाए। हालांकि वह यह भी कहता है कि हांस पर कोई जोर नहीं है, क्योंकि पावर अब पूरी तरह हांस की है और वह उसका जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता है। पिछले 3 सालों में हांस ने लेयर के कई नए हिस्से अनलॉक किए हैं, जो ट्रेजर्स और दूसरी चीजों से भरे हुए हैं। भले ही वहां बहुत सारा खजाना है और हांस उन्हें बेचकर अमीर बन सकता था, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यह सफ्रेड की लेगेसी नहीं है। हांस फिर सिफ्रेड को अपने बैंक वाले प्लान के बारे में बताता है। सिफ्रेड पहले इसे लोन शार्क समझ लेता है, लेकिन हांस उसे समझाता है कि यह बिल्कुल अलग चीज है। हांस फिर सिफ्रेड को भरोसा दिलाता है कि जब बैंक सफल हो जाएगा और उसके पास पर्याप्त फंड्स आ जाएंगे तो वह एक मैजिक एकेडमी खोलेगा ताकि साफ्रेड की लेगेसी आगे बढ़ाई जा सके। हंस यह भी कहता है कि आजकल के मेजेस बस दिखावे के लिए हैं। असल में कोई भी सीरियस होकर मेज बनने की कोशिश नहीं करता। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में 1st या 2nd सर्कल से आगे नहीं बढ़ पाते। मैजिक अब पढ़ाई जाने वाली चीज नहीं रही, बल्कि एक बीती हुई कला बन चुकी है। लेकिन अब जब सिफ्रेड की शक्ति हांस के शरीर में है तो वह मैजिक को फिर से जिंदा करना चाहता है। वह चाहता है कि उसके दर्जनों डिसाइपल्स हों जो आने वाली पीढ़ियों तक मैजिक को आगे बढ़ाएं। सिफ्रेड हांस के इस प्लान से खुश हो जाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बाद हांस लेयर से बाहर निकलता है और मैजिक की मदद से हवा में उड़ता है। ऊपर से पूरे टेरिटरी को नीचे देख पाता है। वह खुश होता है कि पिछले 3 सालों से सब कुछ इतनी अच्छी तरह चल रहा है। बैंक खोलने की प्रिपरेशंस भी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। तभी हांस को याद आता है कि लाकिया ने उसे नाइट्स के लिए प्लेट आर्मर और लॉन्ग सोर्ड्स देने की बात कही थी, क्योंकि नाइट्स इंसानों से लड़ेंगे, इसलिए उन्हें भी प्रोटेक्शन चाहिए। हंस को लाकिया की बात सही लगती है, लेकिन कालिस्ता एक अंडर डेवलप्ड इलाका था और वहाँ कोई बड़ा खतरा नहीं था, इसलिए अब तक हथियारों और आर्मर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। मगर अब हालात बदल चुके हैं और हांस जानता है कि उन्हें पहले से ही वॉर की तैयारी करनी होगी। इसी सोच के साथ हांस पहाड़ों को स्कैन करने लगता है ताकि आयरन ओर मिल सके जो उनके अगले प्लान के लिए काम आए। वह एरिया को स्कैन कर ही रहा होता है कि अचानक उसे दूर एक गोल्डन ऑरा दिखाई देती है। हांस ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और यह उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है। वह उस दिशा में बढ़ता है यह देखने के लिए कि आखिर यह क्या है। वहां उसे एक घायल बिल्ली जैसी क्रीचर जमीन पर बेसहारा पड़ी मिलती है। हांस अपनी मैजिक से उस क्रीचर को हील करता है। वह उसे उठाकर देखता है और फिर उसे घर ले जाने का फैसला करता है। यह फैसला बहुत बड़ा साबित होता है, क्योंकि वही कैट लाइक क्रीचर बाद में हंस के कमरे में
एक इंसान में बदल जाती है। उस रात जब हांस बिल्ली को लेकर आया था, उसने देखा कि वह और कमजोर होती जा रही है, इसलिए उसने उसे लेयर में ले जाने का फैसला किया ताकि हीलिंग मैजिक सर्कल का इस्तेमाल कर सके। उसने लाकिया के मामले में मैजिक सर्कल का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह लेयर का राज किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन इस फिलाइन क्रीचर के लिए वह ऐसा कर सकता था और फिर उसे छोड़ देता। वह बिल्ली को मैजिक सर्कल में रखता है और वह पूरी तरह हील हो जाती है। हांस को उम्मीद थी कि 10 मिनट में बिल्ली उठ जाएगी, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वह अगले 3 घंटे तक बेहोश ही रहती है। हांस के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह बिल्ली को घर ले आता है, यह सोचकर कि जब वह जागेगी तो उसे छोड़ देगा। उसे यह भी पता था कि उसे यह सब बहुत सुबह करना होगा क्योंकि वह और लाकिया, जो अब उसका गार्ड नाइट बन चुका है, हमेशा साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हांस बिल्ली को अपने बिस्तर पर सुला देता है ताकि वह आराम से सो सके। अगली सुबह हांस जोर से चीखते हुए जागता है और यह आवाज सुनकर लाकिया दौड़ता हुआ उसके कमरे की तरफ आता है। वह दरवाजा पीटते हुए हांस से खोलने को कहता है, लेकिन हांस अपने शरीर से दरवाजा रोक लेता है क्योंकि वह जो देख रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है। जो बिल्ली वह पिछली रात लाया था वह अब एक पूरा ग्रोन आदमी बन चुकी थी। इसी वजह से हांस डर के मारे चीख पड़ा था। हांस लाकिया को टालने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने एक कीड़ा देख लिया था, इसलिए वह चीखा। वह यह भी कहता है कि वह बाद में उसके साथ ब्रेकफास्ट करेगा। फिर हांस उस आदमी की तरफ मुड़कर पूछता है कि वह आखिर है कौन। हांस अभी भी पूरी तरह नहीं समझा था कि वह आदमी वही बिल्ली है, जब तक कि वह आदमी फिर से बिल्ली में बदल नहीं जाता। हांस को पहले से शक था, लेकिन अब अपनी आंखों से ट्रांसफॉर्म होते देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वह एक फीलाइन फोल्क है। फीलाइन फोक्स एक रहस्यमयी रेस होती है जो इंसानों से अलग एक सोसाइटी में रहती है। वे एल्व्स और ड्वार्फ्स जितनी ही पुरानी जाति हैं, लेकिन लोग उन्हें बहुत कम देखते हैं क्योंकि वे खुद को दिखाने में बहुत सावधानी बरतते हैं। इंसानों से उनका संपर्क बहुत कम होता है, इसलिए उनके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है। कैट गाय कमरे में टहलने लगता है और अचानक फैसला करता है कि वह यहीं रहने वाला है। यह सुनकर हांस हैरान रह जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने कभी उसे रहने की इजाजत दी हो। हांस बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन कैट गाय उसे याद दिलाता है कि हांस ही उसे सबसे पहले उठाकर लाया था। वह दावा करता है कि हांस ने उसे किडनैप कर लिया और बिना उसकी इजाजत उसके घावों का इलाज भी कर दिया। इन सब बातों के बाद कैट गाय हांस को बताता है कि अब हांस उसकी जिम्मेदारी है। हांस समझ जाता है कि कैट गाय बहुत जिद्दी और चालाक है। हांस फिर कहता है कि अगर उसने उसका इलाज न किया होता तो वह मर चुका होता। चूंकि फेलाइन फोक्स इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज होते हैं, हांस को लगता है कि उसे कोई इंसान घायल नहीं कर सकता। वह कैट गाय से पूछता है कि क्या उसे किसी दूसरे फेलाइन फोल्क ने घायल किया था। यह सवाल कैट गाय को अंदर तक लग जाता है और वह चुप हो जाता है, जिससे लगता है कि हांस शायद सही है। हांस अभी कैट गाय के और करीब जाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी लाकिया दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। यह दोनों को चौंका देता है, लेकिन लाकिया कैट गाय को देखते ही तुरंत तलवार निकाल लेता है। वह कैट गाय से हांस से दूर रहने को कहता है और फुर्ती से हांस के पास आ जाता है। वह हांस और कैट गाय के बीच खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार फिलाइन फोल्क की तरफ तान देता है। तभी हांस को याद आता है कि लाकिया एक स्वॉर्ड मास्टर है, यानी वह भी फिलाइन फोक से आ रही एबनॉर्मल ऑरा को महसूस कर सकता है। कैट गाय गुस्से में आ जाता है और लाकिया पर हमला करने के लिए हाथ उठा लेता है। यह समझते हुए कि दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हांस ब्लिंक स्पेल का इस्तेमाल करता है और दोनों के बीच में आ जाता है। आखिरी पल में दोनों रुक जाते हैं ताकि हांस को चोट न लगे। हालात को शांत करने के बाद हांस लाकिया से कहता है कि वह शांत रहे। वह बताता है कि कैट गाय किसी परेशानी में है, इसलिए उसने उसे अपने पास रखने का फैसला किया है। साथ ही वह लाकिया से गुजारिश करता है कि वह हॉस्टाइल न बने। हांस की यह सेल्फलेस हरकत देखकर कैट गाय भी चौंक जाता है। गंभीर चेहरे के साथ लाकिया पूछता है कि एक फीलाइन फोल्क इंसानों की दुनिया में घूम क्यों रहा है। हांस जवाब देता है कि यह एक पर्सनल मैटर है। लाकिया गुस्से में हांस की तरफ उंगली करके याद दिलाता है कि वह उसका गार्ड नाइट है। वह हांस को डांटता है कि उसने बिना सोचे समझे एक अजनबी को अपने बेडरूम में ले आया। इसके अलावा हांस ने उसकी तलवार के सामने कूदकर अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। हांस जवाब देता है कि उसे पूरा यकीन था कि दोनों में से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। हांस की यह बात सुनकर कैट गाय फिर से चौंक जाता है। लाकिया रैंट करता रहता है कि फिलाइन फोक्स कितने खतरनाक होते हैं। तभी कैट गाय बीच में टोक देता है। वह अपना नाम बताता है कि उसका नाम आसा है। हांस को उसका नाम जानकर खुशी होती है। वह आसा और लाकिया से कहता है कि वे अपने डिफरेंसेस भूलकर हाथ मिलाएं। दोनों ऐसा करते हैं और इस तरह हांस को कॉम्पटन माउंटेन्स में 2 नए साथी मिल जाते हैं। हांस अभी आसा से उसके पास्ट के बारे में पूछने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि एक दिन आसा खुद सब बता देगा।
पड़ेगा। वह किसी ऐसे इंसान पर दबाव नहीं डालना चाहता जो अभी अभी मौत के करीब से लौटा हो, लेकिन उसे आशा और लाकिया के बीच के रिश्ते की चिंता रहती है। इसके बाद तीनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन आशा अक्सर लाकिया को परेशान करता रहता है। कभी अचानक उससे स्नैक्स मांग लेता है। लाकिया को बिल्कुल पसंद नहीं कि कैट गाय बस खाता पीता और सोता रहता है बिना किसी काम के, लेकिन हांस फिर भी आशा को लाड प्यार करता रहता है, जिससे लाकिया और भी चिढ़ जाता है। कुछ समय बाद हांस दोनों को बताता है कि अब सब कुछ तैयार है और वह कलिस्टा बैंक खोलने वाला है। उत्साह के साथ वह बताता है कि पहला कलिस्टा बैंक कैपिटल में खुलेगा। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो किंगडम का सबसे अमीर इंसान न एम्परर है और न ही कोई ड्यूक। असल में सबसे अमीर इंसान है बैरोनेट डोमिनिक सलिवन। डोमिनिक ही वह इंसान था जिसने एम्पायर का पहला बैंकिंग बिजनेस शुरू किया था और तब से वह फाइनेंशियल वर्ल्ड पर राज कर रहा है। उसके बाद कई नोबल्स ने बैंकिंग सेक्टर में आने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। कोई भी डोमिनिक की मोनोपोली को तोड़ नहीं पाया। अपने घर में डोमिनिक अपने असिस्टेंट से रिपोर्ट सुन रहा होता है। बड़ा सा सिगार पीते हुए डोमिनिक उसे कहता है कि सबसे जरूरी बात पहले बताए। उसे बताया जाता है कि ड्यूक मकार्थी ने उसे समन किया है और यह इंपीरियल प्रोटोकॉल से जुड़ा मामला है। यह जानते हुए कि यह रॉयल समन्स है, डोमिनिक कहता है कि उसे जाना ही पड़ेगा और असिस्टेंट से दोपहर के लिए मीटिंग शेड्यूल करने को कहता है। इसके बाद उसे बताया जाता है कि काउंट चेनोविथ ने प्रपोज डील पर विचार करने के लिए एक और महीने का समय मांगा है। आखिर में डोमिनिक को बताया जाता है कि कैपिटल में एक नया बैंक खुला है। यह बैंक हाउस कलिस्टा द्वारा चलाया जा रहा है और फिलहाल इसकी सिर्फ एक ब्रांच है। जब डोमिनिक सुनता है कि यह कलिस्टास का बैंक है तो वह ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। वह उन्हें एक रूरल फैमिली मानता है जिनका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। डोमिनिक मान लेता है कि यह बैंक जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगा, इसलिए वह परेशान नहीं होता। वह असिस्टेंट से कहता है कि नए बैंक को इग्नोर कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर वह यह भी सोचता है कि कहीं कलिस्टास के पीछे कोई ऐसा बैकिंग तो नहीं है जिसके बारे में उसे पता नहीं। उधर कैपिटल में नया खुला बैंक बहुत ध्यान खींच रहा है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बैंक का बिजनेस प्लान और स्ट्रैटेजी लोगों को आकर्षित कर रही है। पता चलता है कि हांस का नया बैंक नए कस्टमर से अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ 1 कॉपर ले रहा है। इसके अलावा वे बिना किसी कोलेटरल के लोन्स भी दे रहे हैं। सामान्य बैंक्स में अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 8 शुल्ड टेकुड कॉइन जरूरी होता है और जब लोन्स देने की बात आती है तो वे आमतौर पर बराबर वैल्यू का कोलेटरल मांगते हैं। यही वजह है कि कॉमनर्स के लिए बैंक्स का कोई खास मतलब नहीं रहा, क्योंकि इन शर्तों को पूरा सिर्फ नोबल्स ही कर सकते थे। लेकिन कलिस्टा बैंक में ऐसा नहीं है। कलिस्टा बैंक में नए कस्टमर्स को सबसे पहले यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी सेविंग्स कैसे करें। बैंक टेलर्स उनसे उनकी मंथली इनकम पूछते हैं और उसी के आधार पर उनके लिए एक सेविंग्स प्लान तैयार करते हैं। लोन्स देने के मामले में भी बैंक पहले कस्टमर की इनकम और क्रेडिट रेटिंग देखता है। वे ऐसे लोन्स देते हैं जिन्हें ग्राहक अपनी इनकम के हिसाब से आराम से चुका सके। यहाँ तक कि जो बूढ़े लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते उन्हें भी पीछे नहीं छोड़ा जाता। बैंक अटेंडेंट्स हर कस्टमर की जरूरत के हिसाब से उनकी मदद करते हैं। कैलिस्टा बैंक गरीब कॉमनर्स को भी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनने का मौका देता है, भले ही उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकिंग न हो। बैंक यह भी देखता है कि कस्टमर अकाउंट क्यों खोल रहा है और भविष्य में क्या करना चाहता है। इसी आधार पर उन्हें सही सलाह दी जाती है। एक औरत बैंक में बहुत शक के साथ आती है, लेकिन जब उसका अकाउंट बिना किसी परेशानी के खुल जाता है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। इसके बाद एक और चौंकाने वाली बात होती है। अकाउंट खोलने के बाद उस औरत को एक रैफल टिकट दिया जाता है। बैंक के पहले महीने में अकाउंट खोलने वाले हर व्यक्ति को ऐसा टिकट मिलेगा। औरत से कहा जाता है कि वह टिकट एक खास बॉक्स में डाल दे रहे और 1 महीने बाद ड्रॉ होगा जिसमें 3 विनर्स चुने जाएंगे। फिर उसे बताया जाता है कि बैंक प्राइजेस भी देगा। फर्स्ट प्राइज होगा 25 गोल्ड कॉइन्स, सेकंड प्राइज 10 गोल्ड कॉइन्स और थर्ड प्राइज 5 गोल्ड कॉइन्स। यह सुनकर बैंक में मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है और लोग रैफल टिकट पाने के लिए अकाउंट खोलने दौड़ पड़ते हैं। लॉबी में आलमन और क्लॉड खड़े होते हैं। आलमन क्लॉड की तारीफ करता है कि यह आइडिया कितना शानदार था। असल में रैफल वाला प्लान क्लॉड का ही था। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग वाला आइडिया भी उसी ने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर निकाला था। थोड़ी देर बाद दोनों को रिपोर्ट मिलती है कि पहले ही दिन उन्होंने 100 अकाउंट्स खोलने का टारगेट पूरा कर लिया है और अभी भी 4 घंटे का समय बाकी है। यह सुनकर क्लॉड पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। इसके अलावा उन्हें 30 लोन एप्लीकेशंस भी मिल चुकी होती हैं। अल्मन को पूरा भरोसा है कि हांस ये खबर सुनकर बहुत खुश होगा। वह चाहता है कि हांस खुद आकर ये सब देखे। कलिस्टा में ट्रेन हुए लोकल बैंकर्स और गार्ड्स सब कुछ अच्छे से संभाल रहे होते हैं। अल्मन
कहता है कि उन्होंने सच में एक ऐसा बैंक बना लिया है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, और यही हांस का शुरू से सपना था। कुछ ही समय बाद यह रिपोर्ट कलिस्ता में हांस तक पहुंचती है। वह खुश हो जाता है यह जानकर कि अल्मन और क्लॉड कैपिटल में अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी माँ और बहन के साथ ड्रिंक्स लेते हुए वह बताता है कि बैंक ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है और सब कुछ स्मूथली चल रहा है। हैंस बहुत इम्प्रेस्ड होता है और फैसला करता है कि वह अपने सारे वर्कर्स को बड़ा बोनस देगा। रेजिना यह सुनकर खुश होती है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि उसका भाई अब एक बैंक मैनेजर बन चुका है। तभी हांस अपनी बहन से पूछता है कि क्या वह भी कोई बिजनेस ट्राई करना चाहती है। हांस को याद है कि रेजिना ने कभी मैनेजमेंट सीखा था। वह उससे पूछता है कि क्या उसने कभी सोचा है कि वह अपनी स्किल्स कहाँ इस्तेमाल करना चाहती है। हांस अपनी बहन को भरोसा दिलाता है कि वह जिस भी बिजनेस को चुनेगी वह उसकी पूरी मदद करेगा। रेजिना कहती है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। उसे नहीं लगता कि वह हांस जितनी टैलेंटेड है। इसके अलावा उसे कलिस्ता में खुद को कुछ खास करते हुए भी नहीं दिखता। तब हांस एक सुझाव देता है। वह चाहता है कि वे कैपिटल चलें। हांस यह बात लाकिया और कैट गाय को भी बताता है। लाकिया यह सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वह कैपिटल जाने के लिए तैयार है। पिछले 3 सालों से लाकिया हांस का गार्ड नाइट रहा है और उसने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है। अभी उसके नाम के साफ होने में 2 साल बाकी हैं, इसलिए हांस को लाकिया के कैपिटल जाने की चिंता है, लेकिन फिर भी वह उम्मीद करता है कि सब ठीक रहेगा। तभी हांस कैट गाय की तरफ मुड़ता है, उससे पूछने के लिए कि क्या वह भी जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही कैट गाय खुशी से उछलकर हांस पर कूद पड़ता है।